मैं इसे डायबिटीज़ को शुगर की ना कह के घी तेल चिकनाई की बीमारी कहता हूँ। डायबिटीज़ जो है ये क्या रिवर्स हो सकती है अगर है किसी को? पैंक्रियास से कहते हैं 4 गुना इंसुलिन बनाओ। अब क्या होता है, थोड़े समय पैंक्रियास थक जाता है और थका हुआ पैंक्रियास फिर कहता अब तो मैं 1 गुना भी नहीं बनाऊंगा। सड़ती हुई फैट सेल्स से जो पदार्थ निकलते हैं वह शुगर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक और एक नाम और बता दूं, कैंसर। बढ़ता हुआ मोटापा इस वक्त कैंसर के सबसे बड़े कारणों में। एनसीआर में 70 से 75% वयस्कों को फैटी लिवर था। हम एक समय के भोजन में उतना खा लेते हैं जितना खाने की आवश्यकता हमको 1 या 2 दिनों में थी। कुछ डायबिटीज जो है लोगों को अगर हो जाए तो वो कितना डेंजरस है, किस लेवल तक जा सकता है? डायबिटीज से कुछ भी हो सकता है। सर में पैरालिसिस, स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, आईज में अंधापन, रेटिना की खराबी, हार्ट में हार्ट अटैक और हार्ट फेल, फैटी लिवर, लिवर कैंसर, किडनी फेल होना, सेक्स ऑर्गन बेकार होना। अगर हमारी औकात इतनी होती कि हम ये दावा कर सकते कि हम तुम्हें ठीक कर देंगे तो हम भगवान हो जाते। फास्टिंग इंसुलिन ये क्या होता है? जिनका पेट बहुत ज़्यादा है, बहुत मोटे लोग हैं लेकिन वो बिल्कुल फिट हैं, तो ये ऐसा क्यों होता है? डायबिटीज़ के लिए सबसे सेफ मेडिसिन कौन सी होती है? टाइप 2 डायबिटीज़ में है, ऐसी क्या गलती ना करे कि टाइप 1 तक पहुंच जाए? नमस्कार, मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और पॉडकास्ट वाला पर आपका बहुत स्वागत है। मेरे सहयोगी और दोस्त अभिषेक नीलमणि साथ में हैं। नमस्कार। आज जिस हम टॉपिक पर बात करेंगे उसके बारे में कहा जाता है कि वो बीमारी जो है उसकी कैपिटल आने वाले समय में इंडिया बन जाएगा। मतलब मैं बात कर रहा हूँ डायबिटीज़ की, अभिषेक। जो आप आज यंग एज में लोग हैं, 25 साल, 26 साल, इवन उससे छोटे लोगों को भी हो रही है। बड़े लोगों को तो हो, पहले तो 50-60 के बाद होती थी किसी को, अब तो बहुत कॉमन हो चुकी है। और कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में ये और बढ़ेगी। आपको डाटा पता है कितना डाटा है? नहीं, डेटा तो मैं नहीं पढ़ के आया, वो आप बताओ, क्योंकि मुझे लगा 10 करोड़ के आसपास जो लोग हैं वो डायबिटिक हैं। जहां तक मैंने अभी पढ़ा है 2023 तक का डाटा, 25 का डाटा और 24 का डाटा मुझे नहीं पता। और 13.5 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं जो बहुत जल्द उस स्टेज में 23 में आने वाले थे। मे भी हो सकता है वो आ चुके हो। हाँ, 2 साल का गैप बहुत होता है। तो 23 में जो आबादी है उस आबादी के मुताबिक 23.5 करोड़ लोग डायबिटीज के शिकार हैं इंडिया। डायबिटीज के, हाँ। तो अब ये सब क्यों होता है? इसकी वजह जो अब तक जो हमने पढ़ी सुनी वो ये है कि स्ट्रेस की वजह से होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारे आज हम लोग हाँ डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हमने इनवाइट किया है अपने गेस्ट डॉक्टर पंकज अग्रवाल को, जो एमडी हैं और जो एंडोक्रोनोलॉजिस्ट हैं, जो आपके इंटरनल जो देखते हैं डायबिटीज़ और ये सब चीज़ें, हार्मोन से जुड़ी हुई जो चीज़ें वो देखते हैं और पिछले 27 सालों से प्रैक्टिस में हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है सर। आप बहुत बहुत स्वागत है सर पॉडकास्ट वाला पे आपका। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि डायबिटीज़ जो है ये क्या रिवर्स हो सकती है अगर है किसी को? तो आप तो डायबिटीज़ के परिचय के साथ सीधे रिवर्सल पे आ गए। हाँ, लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आज आते ही व्यक्ति यह प्रश्न करता है कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा करो कि मेरी डायबिटीज़ रिवर्स हो जाए। हाँ। अच्छा, ये डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है, लेकिन ये करेगा कौन? ये तो जिसको है वही करेगा। यस, लेकिन वो चाहता है कि वो खुद ना करे और ये डायबिटीज़ रिवर्सल का कार्य उसका हम करके दे दे। अच्छा। कुछ दवाओं से करके दे दे, जो कि संभव नहीं है। अच्छा। हमारा और हमारे पेशेंट का हमारा जो संबंध है वो किसी गुरु और शिष्य का ही संबंध है। बिल्कुल। शिष्य जितना परिश्रम करेगा वह अपने जीवन में उतना आगे बढ़ेगा। गुरु उसको मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन शिष्य का काम गुरु नहीं कर सकता। तो हम उसके लिए मार्गदर्शन का कार्य कर सकते हैं, कुछ दवाएं दे सकते हैं जो उसमें सहायता करें। लेकिन रिवर्सल के लिए आवश्यक क्या है? जीवन शैली में बदलाव, खान पान, रहन सहन, व्यायाम, बढ़े हुए वजन को घटाना, यह तो उसको स्वयं करना पड़ेगा। हाँ। और यह कार्य लगभग 70 से 75% कार्य वह इनसे होता है। 25 से 30% कार्य वह हमारी दवाओं से होता है।
तो हम उसकी 25-30% मदद कर सकते हैं, बाकी बचा हुआ कार्य उससे करना पड़ेगा। और यदि उसने ये कार्य किया तो निश्चित रूप से हम डायबिटीज को आरंभिक दिनों में रिवर्स कर सकने में सक्षम हो जाएंगे। मतलब इनिशियल स्टेज में है और अगर वो इसको करे तो रिवर्स हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि जितनी पुरानी होती जाएगी उतना रिवर्सल की संभावना घटती जाती है। मतलब पैनक्रियाज अगर शुरू में तो फिर से एक्टिव हो जाता है। पैनक्रियाज तो एक्टिव है, वह तो हाइपर एक्टिव है, लेकिन हाइपर एक्टिव होने के बाद भी पैनक्रियाज इस समय कार्य नहीं चला पा रहा। अच्छा, पैनक्रियाज की तुलना में एक पिता से करता हूँ। जिद्दी बच्चा, बिगड़ा हुआ बच्चा, उसकी ज़रूरतें, उसकी मांग इतनी बढ़ती जाती है कि पिता अपनी सीमा से 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना तक जाके वो बच्चे को देता जाता, सपोर्ट करता है। लेकिन बच्चे की जब सीमा लांघ जाता है तो एक दिन पिता कहता है अब मैं तेरी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता, अब तेरा जो होना हो। जब शरीर इतना इंसुलिन 2, 3, 4 गुना बना के भी और जब उसके बाद आवश्यकता पूरी नहीं कर पाता तो उस वक्त डायबिटीज़ होती है। तो पैनक्रियाज तो अभी भी 2, 3, 4 गुना कार्य कर रहा है। अच्छा, जिनको डायबिटीज़ हो गई उनका पैनक्रियाज काम करता है? आरंभ में अनेक वर्षों तक यह पैनक्रियाज अपनी सीमा से, अपनी क्षमता से 3 से 4 गुना कार्य करता रहा होता है, लेकिन तब भी वह ब्लड शुगर को नियंत्रण में रखने में समर्थ नहीं हो पाता। ये क्यों होता है डॉक्टर साहब? मतलब गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ व्यक्ति के अपने अंदर होती है। एक, भोजन में घी, तेल, चिकनाई, कैलोरी की अधिकता। देखिए, यहाँ पे हम आपके दर्शकों को एक बहुत आवश्यक बात बताना चाहेंगे। डायबिटीज़ को कहा जाता है शुगर की बीमारी, लेकिन मैं, हो सकता है कि कोई व्यक्ति मुझे गलत कहे, लेकिन मैं इसे डायबिटीज़ को शुगर की ना कह के घी, तेल, चिकनाई की बीमारी कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? क्योंकि 1 चम्मच चीनी से जितनी कैलोरी बनती है उससे 2.25 गुना ज़्यादा 1 चम्मच तेल से बनती है। तो हम जितना लाभ लेंगे चीनी में परहेज करके, उससे ज़्यादा लाभ हम ले सकते हैं घी, तेल, चिकनाई में परहेज करके, जो कि सीधे सीधे जाके हमारे शरीर में जमा होके हमें मोटापा बढ़ाती है और शरीर का अधिक वजन ही डायबिटीज़ को, ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल को, हार्ट डिजीज़ को निमंत्रित करता है। ठीक है। तो अब पहली चीज जीवन शैली, खान पान, और दूसरी चीज व्यायाम। इन 2 की वजह से रिवर्स हो सकता है जी। क्या टाइप 2 रिवर्स हो सकता है या टाइप 1 भी रिवर्स हो सकता है? बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। टाइप 1 जिसके आधार पे हमने डायबिटीज को शुगर की बीमारी घोषित किया है, वह पूरी तरह से शुगर की ही बीमारी है। अच्छा, उसमें पैंक्रियास कार्य करना बंद करता जाता है और जब पैंक्रियास हमारा निष्क्रिय हो जाता है तब टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। वहाँ पे इंसुलिन की कमी है और इंसुलिन हमें बाहर से देना है, उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। ठीक है। वहाँ पे खान पान, रहन सहन सहायक की भूमिका में है। ठीक है। और मुख्य भूमिका में इंसुलिन है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ जो हम सभी वयस्कों में होती है, जो तेजी से बढ़ रही है, वह वहाँ पे जीवन शैली मुख्य भूमिका में है, दवाएं और इंसुलिन वह सहायक की भूमिका में है। ठीक है। उसको रिवर्स किया जा सकता है। तो टाइप 1 जो डायबिटिक है, वो जो भी बीमार है, वो जेनेटिक है जैसा एक मिथ बताया जा रहा है, या कोई वायरल बताया जाता है कि कोई वायरस है जिसकी वजह से ये सब होता है? टाइप 1 डायबिटीज़ का कोई भी ज्ञात कारण नहीं है। ज्ञात कारण नहीं है? जी, कुछ संभावनाएं हैं। इसमें जेनेटिक्स का बहुत अधिक रोल नहीं है। जेनेटिक्स का रोल टाइप 2 डायबिटीज़ में है। टाइप 1 डायबिटीज़ में शरीर में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो पैंक्रियास को निष्क्रिय कर देते हैं। उसमें से एक है वायरल इन्फेक्शंस। अच्छा। उनमें से एक है ऑटो इम्यून फिनोमेना। हमारा ही शरीर हमारे पैंक्रियास को जाके और उसको अटैक करता है, उसको निष्क्रिय करता है। मैं एक छोटा सा रोक के आपसे सवाल पूछूंगा, क्या नवजात बच्चे को होता है? नवजात बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ न के बराबर होती है, थोड़ी उम्र के बाद होती है। हाँ, 6 महीने के से छोटे बच्चों में रेयरिटी में टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है, लेकिन उसका जनता के सम्मुख उसका वर्णन करना व्यर्थ है। टाइप 1 नहीं होती? टाइप 1 6 महीने, साल भर, 1-2 साल, 2-3 साल की उम्र से उसमें होना आरंभ होती है। नवजात बच्चों में मुझे देखना पड़ेगा लिटरेचर में कितने केसेस वर्णित हैं। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर साहब, ये जब किसी को डायबिटीज़ होती है तो वो चेक करता है अपना इंसुलिन, ये शुगर चेक करता है, ब्लड शुगर।
तो क्या फास्टिंग ब्लड शुगर जो होता है वो बेटर होता है, या जो आपका HB1AC कुछ होता है जिसको चेक किया जाता है वो बेटर होता है? अगर हम इसकी तुलना करें तो ये होगा कि जैसे बच्चे की मार्कशीट में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भूगोल में, इतिहास में नंबर कितने आए हैं, इससे हम बच्चे का अंदाजा अच्छा लगा सकते हैं, या बच्चे के एग्रीगेट कितने % मार्क्स हैं। दोनों का अपना महत्व है। HbA1c एग्रीगेट मार्क्स है। अच्छा। वह 3 महीने का एवरेज बताता है। तो इससे हमें एक औसत तो मालूम पड़ जाता है कि हमारा जो रोगी है वह 3 महीने में कैसी शुगर लेके चल रहा है। लेकिन इस 3 महीने में अगर हम बच्चे का उदाहरण लें तो कुछ टेस्ट ऐसे होंगे जिसमें 100 में 100 नंबर आए होंगे। कुछ टेस्ट ऐसे होंगे जिसमें 100 में 50 नंबर आए होंगे। तो यदि हमारे पास उन सबकी वैल्यूज होती हैं कि भोजन के पहले कितना, भोजन के बाद कितना, तब हम व्यक्ति को समग्र रूप से समझने में बेहतर रूप से समर्थ होते हैं। लेकिन अगर किसी का ये जो वो होता है जो HbA1c होता है वो अगर कंट्रोल है, सपोज करिए कहा जाता है कि 6 के अंदर होना चाहिए या 6.5 के अंदर होना चाहिए, वो कंट्रोल है, तो क्या उसको फास्टिंग चेक करने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, कोई भी एक चीज़ अपने आप में संपूर्ण नहीं होती। ये HbA1c इसका नाम है। HbA1c और 5.7% तक ये नॉर्मल होता है। अच्छा। 5.7 से ऊपर बढ़ना गड़बड़, 6% के ऊपर बढ़ना प्री डायबिटीज़ जैसा भी आपने नाम लिया था, और 6.5 के ऊपर बढ़ना फ्रैंक डायबिटीज़। तो यह तो फिर मैंने वही बात कही कि यह औसत बताता है। औसत में कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी ब्लड शुगर काफ़ी बीच बीच में बढ़ चुकी होती है, औसत करने पे वो हमें उतना अंदाज़ा नहीं मिलता। तो यदि HbA1c बढ़ा हुआ है तो यह हमें ज़रूर इंगित करता है कि व्यक्ति डायबिटीज़ की तरफ जा रहा है। लेकिन आरंभिक दिनों में कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें HbA1c नॉर्मल होता है, और हम उनको पकड़ने के लिए, उनको डायग्नोज करने के लिए हमें अलग अलग फास्टिंग और पीपी की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ बात 2 चीज़ों को ही है, एक फास्टिंग शुगर और HbA1c। मैं एक तीसरा टर्म फास्टिंग इंसुलिन, ये क्या होता है? ठीक। और ये कितना मैटर करता है डायबिटिक होने में, प्री डायबिटिक होने में? दर्शकों को मैं आपके यह एक संदेश देना चाहूँगा, फास्टिंग इंसुलिन कराने देखने के चक्कर में ना पड़े। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? जैसे मैंने आरंभ में कहा था कि पैंक्रियास डायबिटीज़ के आरंभिक दिनों में पैंक्रियास हाइपर फंक्शनिंग होता है। अपनी क्षमता से जो नॉर्मल सीमा है उससे 2, 3, 4 गुना तक इंसुलिन निकाल रहा होता है। तो जब डायबिटीज़ में हम इंसुलिन लेवल कराते हैं, जो व्यक्ति जितना मोटा होगा, जितना वजन अधिक होगा, जितना घी तेल चिकनाई ज़्यादा ले रहा होगा, जितना शारीरिक परिश्रम कम करने वाला होगा, उसमें इंसुलिन ज़्यादा शरीर को बनानी पड़ेगी, उसका इंसुलिन लेवल हाई होगा। तो हम तो सोचेंगे डायबिटीज़ है, इंसुलिन काम नहीं कर रही, इंसुलिन कम होनी चाहिए और हमें इंसुलिन हाई मिलेगी, तो वो हमको मिसगाइड करेगी। तो इसलिए हमें इंसुलिन की जांच नहीं करानी। यह एक रिसर्च टूल है जिसको वो सतर्क नहीं करेगा सामने वाले को। नहीं, वो बड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि उसकी कोई एक लिमिट निर्धारित नहीं है। मैं डॉक्टर साहब डॉक्टर को ही सुन रहा था, उन्होंने कहा कि आप पहले फास्टिंग इंसुलिन चेक कराइए, अगर आपको प्री डायबिटिक होने से भी बचना है तो इसका मतलब अगर आप उस श्रेणी में नहीं जाना चाहते, उस कतार में नहीं खड़ा होना चाहते, तो आपको फास्टिंग इंसुलिन चेक कराते रहनी चाहिए। मैं आपको एक टेस्ट और बता दूं जिससे कि हम आने वाली डायबिटीज को और भी जल्दी बताना चाहते हैं, और इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। अपने बाथरूम में एक मिरर लगवाइए और उस मिरर में हम लोग अपने आप को सामने से देखते हैं, सामने से देख के जरा साइड से देखिए। ठीक है। जिस क्षण हमारा पेट हमारी छाती से बाहर निकलने लग जाए, वह प्री डायबिटीज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये तो बहुत और आसान तरीका है, क्योंकि पेट में जमा फैट वह हमारी इंसुलिन की कार्य क्षमता को घटाता है। इसके कारण से क्या होता है, जितना हम फैट एकत्रित करते जाएंगे उतना इंसुलिन की कार्य क्षमता घटती जाएगी, तो शरीर को 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, 4 गुना इंसुलिन बनानी पड़ेगी। ठीक है। तो जहां हमारा पेट निकलना आरंभ हुआ वहीं प्री डायबिटीज का आरंभ हुआ, वहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस इसे हम कहते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस का आरंभ हुआ। जब उस रेजिस्टेंस को शरीर अब ज़्यादा नहीं ओवरकम कर पाएगा, इंसुलिन को अधिक मात्रा में नहीं बना पाएगा,
तब हाइपर इंसुलिनीमिया मतलब इंसुलिन का लेवल ज़्यादा, जिसको आपके डॉक्टर साहब ने डायबिटीज़ को पकड़ने के लिए कहा, और जब उससे भी ज़्यादा की ज़रूरत होगी, नहीं बना पाएगा, तब डायबिटीज़ आएगी। तो हमारे पास जैसे हम 5 से 25 की एक रेंज होती है खाली पेट में इंसुलिन लेवल की, हम जब 25 के ऊपर जाने लग जाता है, हम कहते हैं कि हाँ अब हमारी इंसुलिन कार्य नहीं कर रही, लेकिन वो 50 के ऊपर जाके पैंक्रियास निष्क्रिय होगा, 100 पे होगा, 200 पे होगा, 250 पे होगा, इसका कोई मानक नहीं है। तो इसके लिए हम इंसुलिन को केवल रिसर्च टूल में यूज़ करते हैं, प्रैक्टिस में टूल इस टूल को प्रैक्टिस में ये 2 ही चीज़ें हैं, HbA1c और फास्टिंग शुगर, फास्टिंग जो ग्लूकोज, ग्लूकोमीटर से हम लोग चेक कर सकते हैं। वास्तव में उसके लिए हम एक और टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसके लिए हम फास्टिंग तो ग्लूकोज लेते हैं और 75 ग्राम ग्लूकोज 1 गिलास पानी में घोलकर हल्का नमक, नींबू, चाट मसाला डाल के, ये मेरा एडिशन है, अच्छा। ये पुस्तक नहीं कहती, इसीलिए मैं कहता हूँ मैं अपने कंसेप्ट्स में कि किताबों में जो लिखा नहीं, कॉलेज में हमने पढ़ा नहीं, अच्छा वो बातों को हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये रोजमर्रा की बातें हैं। जब 75 ग्राम ग्लूकोज किसी को पिलाते हैं तो लोग उबकाई लेने लग जाते हैं, उल्टी करने लग ये जाते हैं। तरीका फिर से बताइएगा, दोहराइएगा। तो 75 ग्राम ग्लूकोज 1 गिलास पानी में घोलकर, और ये मेरी राय उसमें थोड़ा चाट मसाला, थोड़ा नमक, नींबू डाल दीजिए, अब वो फ्लेवर्ड हो जाएगा, अब आप उसे पी पाएंगे और उससे आपको मितली नहीं आएगी। ग्लूकोज पीने के ठीक 2 घंटे बाद दोबारा ग्लूकोज का टेस्ट कराइए। तो एक बार फास्टिंग, एक बार आफ्टर ग्लूकोज 2 घंटे पे, उनके आधार पे हम डायबिटीज़ को जल्दी पकड़ पाते हैं। तो जो बात आपने कही कि डायबिटीज़ को प्री डायबिटिक स्टेज में और जल्दी पकड़ने के लिए, तो इंसुलिन के बजाय हम ग्लूकोज लेके अगर हम कराएं तो ये हमको 3-4 वर्ष पूर्व बता सकता है कि हम डायबिटीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ 2 सवाल मेरे दिमाग में आते हैं। आपने कहा कि जब पेट निकल जाए किसी का चेस्ट से ज़्यादा, तो आप समझ लिए कि आप एज पर आ गए। लेकिन मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है और वर्षों से देखा है जिनका पेट बहुत ज़्यादा है, बहुत मोटे लोग हैं, लेकिन वो बिल्कुल फिट हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? देखिए, 2 व्यक्ति थे, एक 3 सीढ़ी से गिरा, उसका पैर टूट गया, दूसरा तीसरी मंजिल से गिरा और हंसता हुआ खड़ा हो गया। अब क्या कहा जाए? अच्छा, तो जाको राखे सही है, मार सके ना कोई। तो कोई भी एक फैक्टर ऐसा नहीं है जिससे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, पैरालिसिस ये सब होती हो। बिना सिगरेट पिए लंग कैंसर होते हैं, बिना शराब पिए लिवर फेल होता है। तो हमारे शरीर की क्षमता यहाँ पे उसका रोल आता है कि हमारा वजन ज़्यादा था, पेट बहुत निकला हुआ था, लेकिन डायबिटीज़ नहीं थी। ऐसे लोगों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग उसको हेल्दी ओबेसिटी कहते हैं। अच्छा, कि ओबीस तो है लेकिन आज हेल्दी है। और दूसरे को कहते हैं मॉर्बिड ओबेसिटी, की बेचारा ओबीस भी है और बीमारियों से घिर चुका है और अब बिल्कुल एक निष्क्रिय व्यक्ति की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जब तक वो हेल्दी ओबेसिटी पे है, तब तक अभी उसका शरीर उस अवस्था को कंपेंसेट कर ले रहा है, काम चला ले रहा है। जब बिखरेगा तब बीमारियां आएंगी। तो उसको तब तक ही अलर्ट हो जाना चाहिए। हाँ, उससे पहले ही हो जाना चाहिए। दूसरा मेरा एक और सवाल डॉक्टर साहब, कि आपने कहा, जैसे इन्होंने जिक्र किया अभिषेक ने, कि किसी ने कहा कि आप इंसुलिन टेस्ट करवाइए, तो मुझे लगता है कि क्या हमारे यहाँ डायबिटीज़ के एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी नहीं हैं जो किसी को कुछ भी सजेस्ट कर देते हैं? इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देख चुका हूँ, कुछ भी दवा दे देंगे, कोई भी टेस्ट करवा लेंगे, कुछ भी बता देंगे। तो एक्सपर्ट्स की कमी है क्या हमारे यहाँ? नहीं, हमारा भारत तो यहाँ पे तो जन्म के साथ सब चिकित्सा विज्ञान की घुट्टी मिल जाती है उनको। तो हर आदमी डॉक्टर है, हर एक के पास अपने नुस्खे हैं। और हमारा जनमानस तो ऐसा है, वो सॉलिड, बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ और दम ठोक के कहता रहे ऐसा करो बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। हाँ, तो डॉक्टर का तो रोल, उसमें डॉक्टर तो पीछे हो जाता है। डॉक्टर क्या बोलेगा? क्योंकि एक डॉक्टर जो बात बोल रहा है 99 उससे उल्टी बात बोल रहे हैं। हमारे यहाँ जनमानस को ये एक भ्रम पैदा कर दिया गया कि डॉक्टर तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए, तुमसे पैसा कमाने के लिए बैठा है। मैं जो बता रहा हूँ, चूंकि मैं मुफ्त में ज्ञान बांट रहा हूँ, इसलिए मेरी बात सही होगी। तो जो बात, आपका प्रश्न क्या था? कि हमारे यहाँ अच्छे डॉक्टर्स नहीं है जो किसी को, हमारे यहाँ अच्छे डॉक्टर्स नहीं है। जैसे अगर हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति को ग्लूकोज पी के टेस्ट कराना है, दूसरा कहे तो फास्टिंग से पता चल जाता है, इसकी क्या जरूरत है? हमने कहा कि फास्टिंग 100 और
ग्लूकोज पीने के बाद 140, हाँ, इससे ऊपर अगर ग्लूकोज लेवल जा रहा होगा तो हम नॉर्मल नहीं रह गए, अब हम एबनॉर्मलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो तुरंत एक बड़ा वायरल वीडियो ला के रख देगा, ये देखो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन वाला डॉक्टर बता रहा है कि 250 तक शुगर नॉर्मल होती है, 300 तक नॉर्मल होती है, और हिंदुस्तानी डॉक्टर तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ऐसा तो है क्या? वीडियो ऐसे हैं क्या? बहुत है, और हमारे पास आज तक कम से कम मेरे 50 पेशेंट्स ने मुझे फॉरवर्ड कर रखा होगा, डॉक्टर साहब ये देखिए आप लोग तो कैसा काम करते रहते हैं, दवा खिलाते हैं बस आप, दवा खिलाते रहते हैं, ये देखिए अमेरिका वाले बता रहे हैं, क्योंकि अमेरिका वाला बता रहा है, वो दूध का धुला है, उसने सब कुछ शास्त्र सम्मत बिल्कुल 100% सत्य बात कही है, और यहाँ भारतीय डॉक्टर है, कैसे उसकी तुलना करेगा। तो कहा जाए हर व्यक्ति के लिए, जैसे एक बच्चे को हम कहते हैं बेटा तू पास हो जा, और पास होने पे मिठाई बढ़ जाती है उसके घर में, दूसरा बच्चा आता है 90 नंबर लेके आता है और रोता हुआ आता है कि 90 नंबर पे मैं आगे मेरा करियर का क्या होगा। अपेक्षाएं अलग अलग है। ऐसे ही दो व्यक्ति हैं, उनमें ब्लड ग्लूकोज का स्तर, हमारी अपेक्षा, हमारे टारगेट्स वो अलग अलग है। एक हमारे पास बीमार व्यक्ति हो जिसकी जीवन की आशा बहुत अधिक नहीं हो, जो वृद्ध व्यक्ति हो, 90 साल के बुजुर्ग हो, हम कहेंगे बाबूजी तुम्हें 100 और 140 का सपना देखने की जरूरत नहीं है, आप तो 150 और 200 पे भी चलो रहोगे, आपको दिक्कत ना हो तो मैं उतने में संतुष्ट हूँ। इसके विपरीत अगर मेरे पास 25 साल का एक लड़का आएगा, हृष्ट पुष्ट बच्चा, उसको मैं कहूँगा खबरदार जो तुम्हारी 125 और 250 हुई, 100 और 140 इस पे टारगेट करना है, इसके अंदर रहना है, क्योंकि तुम्हें अभी 50-60 साल जीना है। अब एक तीसरा आदमी मुझे इसी बात पे पकड़ सकता है, आपको तो कुछ आता ही नहीं, उससे कह रहे थे आप 150-200 नॉर्मल है, इससे कह रहे हो 100-140 के ऊपर नहीं जाने देना है। आप जब खुद ही अपने निश्चय नहीं कर पा रहे हो तो आप इलाज क्या करोगे। तो जिसकी जितनी कम बुद्धि होती है वो उतना ज़्यादा बोलता है। वापस डायबिटीज़ पे आते हैं कि स्ट्रेस जो है मेट्रो सिटीज़ में बहुत ज़्यादा है, तो क्या स्ट्रेस का डायबिटीज़ से कोई कनेक्शन है या डायरेक्ट कनेक्शन है? जितनी भी जीवन शैली से उत्पन्न होने वाली परेशानियां हैं सब स्ट्रेस से 2, 3, 4, 5 गुनी बढ़ जाती हैं। अच्छा। जिनमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज़, पैरालिसिस, तो जितनी ये परेशानियां हैं ये सब स्ट्रेस से बढ़ती है। अब आपने फिल्मों में देखा होगा कि पिता पुत्र का झगड़ा हुआ और थोड़ी देर में पिता ये पकड़ के बैठ गया, क्यों भाई, उसकी हार्ट जो आर्टरीज हैं हार्ट की वो उसी समय ब्लॉक होनी थी, इस वक्त कैसे ब्लॉक हो गई, स्ट्रेस। तो उसकी आर्टरीज नैरो हो रही थी, वो एट रिस्क था, लेकिन स्ट्रेस ने शरीर में जो चेंजेस उत्पन्न किए उससे वो पूरी क्लोज हुई और अटैक पड़ा। तो स्ट्रेस हमारा सबका प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है, एक्सेलरेटर है। जो गाड़ी 40 की स्पीड पे चल रही है, स्ट्रेस उसको 100 की स्पीड पे पकड़ा देता है, और उसी से बवाल होते हैं। तो यहाँ तो स्ट्रेस नॉर्मल है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मेट्रो सिटीज़ में घर से सुबह उठने से लेके और रात तक स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। गाड़ी में चलने का, बस में चलने का, मेट्रो में चढ़ने का, ट्रैफिक में चलने का, सब जगह स्ट्रेस है। ऑफिस में, वापस घर जाने का, घर में फैमिली का स्ट्रेस कि फैमिली को समय नहीं दे पा रहे, मतलब कोई सीमा नहीं है स्ट्रेस की। इसीलिए रोग बढ़ रहे हैं। लेकिन वायरल वीडियो तो ये बताता है कि डॉक्टरों की करतूतों के कारण से डॉक्टरों ने फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ साठगांठ करके इतना नीचे के लेवल रख दिए हैं कि हर कोई डायबिटिक हो जाता है, हर किसी को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की दवा खिला देते हैं। तो फिर डॉक्टर साहब तरीका क्या है, कैसे एक मेट्रो सिटी का आदमी, जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं कैसे कम करूं स्ट्रेस को? बात बिल्कुल आपकी सही है। दो चीज़ें, स्ट्रेस आप कम नहीं कर सकते जो बाहर से आ रहा है, उस स्ट्रेस के प्रति आपका रिएक्शन क्या है आप उसको ज़रूर ढाल सकते हैं। आप अपने आप को ढाल सकते हैं कि उस स्ट्रेस के प्रति हमको रिएक्ट कैसे करना है। ठीक है, हम देर हो रही है, अब हम ट्रैफिक जाम में फंसे हैं, ट्रैफिक जाम में पों 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 हम करते रहते हैं, उससे क्या होता है, हम अपना बीपी बढ़ा रहे हैं, और किसी के हॉर्न बजाने से जाम जल्दी नहीं खुलता है, नहीं खुलता, लेकिन फिर भी हम इतना शोर मचाते हैं कि हम भी इरिटेट होते हैं। अगर हम नहीं मचाते तो दूसरे का हॉर्न सुन के हम इरिटेट होते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम झूठ मूठ में अपना ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल सब बढ़ा रहे हैं और हार्ट अटैक के नज़दीक पहुंच रहे हैं। तो वो रिएक्शन, ये तो हम
जब कोई कुछ नहीं कर सकता तो वहाँ पे उत्तेजित होने से क्या फ़ायदा? भाई रिलैक्स रहो। अगर परसेंटेज वाइज पूछे कि खान पान या स्ट्रेस, मतलब कौन ज़्यादा डायबिटीज़ को बूस्ट करता है, बढ़ाता है? परिभाषा के तौर पे हम कुछ नहीं इसमें कोई कमेंट कर सकते, लेकिन ये कहने के लिए, समझाने के लिए हम ये कह सकते हैं कि खान पान, रहन सहन, व्यायाम, यह सब बैकग्राउंड प्रिपरेशन है और स्ट्रेस उसके ऊपर एकदम से पॉपअप करके कुछ भी करा सकता है। तो बैकग्राउंड वर्क हमारा हमारी जीवन शैली से होता है, जो शरीर से होता है, और जो मानसिक उतार चढ़ाव है वो उसको एकदम से प्रेसिपिटेट करा देते हैं या एकदम से शांत भी करा सकते हैं। जो शांत व्यक्ति है वह उन्हीं सारी व्याधियों को लेके एक बेहतर जीवन जी सकता है, रोग मुक्त जीवन जी सकता है। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि सारा दोषारोपण जो है वो डॉक्टरों के ऊपर है कि डॉक्टर्स ने फार्मा कंपनियों के साथ मिल करके डायबिटीज़ को कॉमन बना दिया सबके लिए। लेकिन मेरा एक सवाल है कि मैं कुछ साल पहले की, मतलब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो फास्टिंग का जो रेंज होती थी वो होती थी 70 से 110 और पीपी की होती थी 100 से 150 ऐसे कुछ होती थी। उसको घटा करके अब 70 से 100 कर दिया, उसको घटा करके 140 कर दिया। क्यों? इससे क्या हुआ? क्या इंसान इतने दिनों जीता आ रहा था, उसको घटाने की क्या जरूरत? बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। हाँ, व्यक्तिगत प्रश्न है एक, आपसे मैं पूछूं, आपके हाई स्कूल में कितने नंबर आए थे? मेरे 62% के आसपास। और आपके बेटे के हाई स्कूल में कितने नंबर आए थे? उसके 75 आए। तो इसका मतलब आपका बेटा आपकी तुलना में बहुत अधिक समझदार है और आप उस वक्त बहुत साधारण किस्म के एवरेज स्टूडेंट। हाँ। लेकिन हमें तो ध्यान आता है, मेरे जब 60% से ऊपर आए थे तो हम घर में बड़ी खुशियां मनाई गई थी। हाँ। क्योंकि उस वक्त 60% बहुत अच्छे नंबर माने जाते थे। आज 75% को ऑर्डिनरी कहा जाता है। हाँ। 90% पे हम कहते हैं दिल्ली के स्कूल में, दिल्ली की यूनिवर्सिटी पे 99 पे वो कट ऑफ में नाम क्लोज लिया। का वो लग जाता है। क्यों भाई ऐसा क्यों हो गया? पहले तो वही यूनिवर्सिटी, वही कॉलेज हमारा 70% पे नंबर देता था। हाँ। ये तो शिक्षा माफिया है। आज 99 पे क्यों दे रहा है? उन्होंने 70% का मानक बढ़ा के 99 क्यों कर दिया? क्यों? आज हमारे पास 99 पे बच्चे उपलब्ध हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमने नंबर देने का क्राइटेरिया बदल दिया। तरीका बदल दिया। नंबर 3, उस वक्त जो व्यवस्थाएं थीं, हमारे पास 60% से ऊपर लाने वाले लोग ही बहुत कम थे और वो जीवन में सब अचीव करते थे, अब नहीं कर पा रहे। तो समय के अनुसार हर चीज परिवर्तन लाना पड़ता है। इनकम टैक्स की स्लैब पहले अलग थी, आज बदल गई। अब आप कहेंगे साहब शरीर तो नहीं बदला, डॉक्टर साहब बात मत बनाओ। शरीर नहीं बदला, नहीं शरीर भी बदला। ये बात बताइए, कोई डॉक्टर चाह के किसी युवा को हार्ट अटैक करवा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों करवाए? एक मेरा प्रश्न यह है, एक युवा व्यक्ति 30 साल का जो रोज जिम जाता है, डॉक्टर के पास आज तक नहीं गया, डॉक्टर की एक गोली नहीं खाई, उसे हार्ट अटैक पड़ा, तो डॉक्टर की मर्जी उस हार्ट अटैक पड़ने में कितनी थी? जीरो थी। लेकिन आज तो हम देख रहे हैं ना, युवाओं को 30 साल पे, 20-25 साल पे, 30 साल पे, 35 साल पे खूब उनको हार्ट अटैक पड़ रहे हैं। कैसे पड़ रहे हैं? उसमें डॉक्टर का रोल कहाँ है? क्योंकि अब मैं आ रहा हूँ आपके प्रश्न के उत्तर पर। पहले 60 साल के व्यक्ति को हार्ट अटैक पड़ते थे, उनके अनुसार हमने मानक बनाए थे कि इतना इतना अगर कोलेस्ट्रॉल हो, इतना इतना ब्लड प्रेशर हो, इतना शुगर हो, तो वो हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ाता है। आज हम देख रहे हैं कि उससे कम ब्लड प्रेशर, उससे कम कोलेस्ट्रॉल, उससे कम शुगर पे 30 साल पे हार्ट अटैक पड़ जा रहे हैं। इसका मतलब अगर हमें 30 साल में इतने सारे हार्ट अटैक पड़ने वाले बच्चों को उधर से जाने से रोकना है, तो हमें उनके टारगेट और क्लोजर टू नॉर्मल रखने होंगे। एग्जैक्टली, सही बोला। तो आज के परिवेश में जब हम बीमारियों को और जल्दी आता हुआ देख रहे हैं, तो हमें उनके लिए ज़्यादा एग्रेसिव अप्रोच रखनी पड़ रही है। तो जो आपने प्रश्न किया, बहुत अच्छा किया था कि पहले 110 था फास्टिंग का क्राइटेरिया, उसको घटा के हमने 100 किया। पहले 140 था जिसके ऊपर डायबिटीज कहते थे, फास्टिंग ग्लूकोज 140 थी जिसके ऊपर डायबिटीज कहते थे, फिर उसको घटा के हमने 126 का किया। ये क्यों किया? क्योंकि जब एक स्टडी हुई उसमें देखा गया कि जो आंखों में चेंजेस आते हैं, आंखों की रेटिना में चेंजेस, वो कर्व 126 से बढ़ना शुरू हो जाता है बजाय 140 के।
अच्छा। ये टाइप 1 डायबिटीज की बात है, जो मॉडल है डायबिटीज का। अच्छा। टाइप 2 डायबिटीज मॉडल नहीं है। हाँ। टाइप 2 डायबिटीज में बहुत सारे और कारण हैं जीवन शैली के। टाइप 1 डायबिटीज मैंने कहा ये प्योर शुगर, प्योर इंसुलिन का डिसऑर्डर है। उसमें 126 के ऊपर बढ़ने लग जाती है आंखों पे चेंजेस। अच्छा। इसलिए 140 वाले को 126 किया गया वहां से। जो कार्य हुए हैं वह किसी एक तथ्य पे आधारित है, इस पर नहीं कि इतने पे और हमने सांठ गांठ करके कम किया। डायबिटीज़ जिनको हो जाती है डॉक्टर साहब, उनका ऐसा मैंने पढ़ा और लोगों से बात हुई, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है डायबिटीज़ होने के बाद। तो उसके क्या नुकसान है, उसको कैसे सही किया जा सकता है? मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म है हमारे शरीर में जो आ रहा है अंदर। हमने सुबह नाश्ता किया, इसके बाद हमने 6 घंटे कुछ नहीं खाया। जो खाना आया वो 2 घंटे में, 3 घंटे में हजम हो गया। तो हमें उस वक्त जो ढेर सारी कैलोरी मिली, जैसे हमने कहा कि एक सैलरीड पर्सन की 1 तारीख को सैलरी आई, अब उस वक्त उसके पास इतना पैसा है, उसे इन्वेस्ट करना होगा और फिर हमें 30 दिन तक उसको धीरे धीरे स्पेंड करना होगा। बिल्कुल। हमने खाना खाया, कैलोरी ज़्यादा आई, उसको हमें स्टोर करना होगा और फिर जब हम पूरी रात कुछ नहीं खाएं, 12 घंटे तक हम खा लिए, तब उसको धीरे धीरे स्पेंड करना होगा। दिस इज मेटाबॉलिज्म। यह मेटाबॉलिज्म नॉर्मल है और इस मेटाबॉलिज्म में ही जब गड़बड़ी होती है तो शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल होते हैं। तो डायबिटीज उस मेटाबॉलिज्म का एक डिफेक्टिव रूप है। अच्छा। तो डायबिटीज अपने आप में एक डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म है जिसको कि केवल कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर की मेटाबॉलिज्म का कहा जाता है। वास्तव में इसमें फैट मेटाबॉलिज्म का बहुत बड़ा रोल है, जो चाहे कॉज में हो और चाहे इफेक्ट में हो, उसका कारण भी और उसका परिणाम भी दोनों फैट मेटाबॉलिज्म पे आता है। तो इसको कैसे सही कर सकते हैं थोड़ा सा, मतलब अगर किसी को है डायबिटीज़ तो क्या करें कि मेटाबॉलिज्म बेटर रहे? जितना जीवन शैली हमारी प्राकृतिक जीवन शैली के समीप होगी उतना हम रोग मुक्त रहेंगे। जो हमारा जितनी हमारी आवश्यकता है हम उतना लेंगे तो शरीर पे ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। अब देखिए, एक बड़ा छोटा सा उदाहरण है। हम गए मॉल में और मॉल से हम 20 थैले सामान लेके घर पे आ गए। ठीक है, ठीक है। अब 20 थैले आके अब हम उस थैलों को खोलेंगे, उसमें से कपड़े और सामान निकालेंगे, उनको लगाएंगे, फिर थैलों को फेंकने जाएंगे या उसको डिस्पोज करने जाएंगे किसी और तरीके से। फिर उन कपड़ों को गंदा हो गया, अब उसको यहाँ रखो, उसको प्रेस कराओ। हम उसी कार्य में उलझे रहेंगे। हमारे पास अगर पहले की तरह से 2 या 3 जोड़ी कपड़े होते तो हमारे पास कपड़ा समेटने के लिए रोज आधा घंटा नहीं देना पड़ता। अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब बहुत पुरानी बातें कर रहे हैं लेकिन हमने अपनी आवश्यकता भर का भोजन लिया तो हमने उसको स्टोर किया, जरूरत पड़ने पे उसको निकाल के इस्तेमाल कर लिया। हमने अपनी जरूरत से 3 गुना ज़्यादा खाना खाया। 3 गुना आपको सुनने में ज़्यादा लग रहा होगा। हाँ, लग रहा है ज़्यादा। लेकिन जब हम एक पार्टी में जाते हैं, एक पार्टी में अगर हम आपको बताएं, हम पहले गए गोलगप्पे खाए, हमने 4 गोलगप्पे खाए ऑन एन एवरेज। एक गोलगप्पा आधी रोटी के बराबर होता है, हमने 2 रोटी खा ली। आधी रोटी के बराबर होता है गोलगप्पा? उसके बाद हम आगे बढ़े, हम टिक्की वाली स्टॉल पे गए। एक टिक्की 4 से 5 रोटी के बराबर होती है, हमने एक वो खा ली। उसके आगे हमने एक मूंग की दाल का चीला, 4 रोटी 5 रोटी के बराबर। उसके बाद हमने पाव भाजी 3-4 रोटी के बराबर। इसके बाद हमने प्लेट उठाई थोड़ी देर बातचीत करने के बाद। उस प्लेट में रख के जो हमने खाया वो कम से कम 10 रोटी के बराबर, और बाद में गाजर का हलवा या मिठाई और आइसक्रीम वो उठा ली 5 रोटी के बराबर। बड़ा आनंद आया। आप पार्टी बंद करवाएंगे। तो अब इस भोजन को करने के बाद हम कहेंगे कि मुझे डायबिटीज क्यों हुई, मुझे ब्लड प्रेशर क्यों। अच्छा डॉक्टर साहब, सप्ताह में एक ही बार तो खाया। सप्ताह में एक बार खाया, कितना खाया? यह जो खाना खाया हमने ये हमारे 2 दिनों के खाने के बराबर एक समय का खाना था। अब जब हम इसको स्टोर करेंगे, ये लिवर सबसे ज्यादा मार कौन खा रहा है? एनसीआर में 2 वर्ष पूर्व की रिपोर्ट है, 70 से 75% वयस्कों को फैटी लिवर था। 18 वर्ष से बड़ी हुई उम्र में 70 से 75% लोगों के लिवर में फैट की मात्रा अधिक थी, बिना दारू पिए। ये खाने की देन है सब जी, क्योंकि हमारे भोजन में घी, तेल, चिकनाई, मिठाई का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। हम एक समय के
भोजन में उतना खा लेते हैं जितना खाने की आवश्यकता हमको 1 या 2 दिनों में थी। अब लिवर को बेचारे को वो सारा भोजन पहले संभालना है, उसको पचाना है, पचा के उसको स्टोर करना है, उसको सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर उसमें से निकालना है। फिर निकालने में कह रहा है यार वो मैंने जो 1 साल पहले रखा था वो तो निकालने का मौका ही नहीं आया। घर के अंदर जिस बर्तन में हम घी को रखा या तेल को रखा छोड़ देते हैं, 1 साल बाद उस डिब्बे को खोलते हैं, उसमें से बास आता है, स्मेल आती है, पुराना घी होता है। रेंसिफिकेशन ऑफ फैट, वो फैट, वो तेल, वो सड़ता है। हमारी शरीर के अंदर रखी हुई जो वसा की कोशिकाएं, फैट सेल्स हैं, उनके अंदर भी जो ज़्यादा दिन पुराना फैट हो जाता है, जिसको हम निकाल के रीयूज़ नहीं कर पा रहे होते हैं, वो सड़ता है। वो सड़ती हुई फैट सेल्स से जो पदार्थ निकलते हैं वह शुगर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट अटैक और एक नाम और बता दूं, कैंसर, वह करवाते हैं। कैंसर का भी कॉज यही है जी। बढ़ता हुआ मोटापा इस वक्त कैंसर के सबसे बड़े कारणों में। तो वह पुराना अनयूटिलाइज्ड फैट जिसको हम रख के भूल गए, जब हम उसको रखेंगे और निकाल के इस्तेमाल करते रहेंगे, वो यंग बना रहेगा। जो और रख के भूल जाएंगे टॉक्सिक हो जाएगा। तो जहर। एक चीज़ यहाँ आपका काउंटर करना चाहेंगे, आपने घी की बात की। घी जितना पुराना हो जाता है, जितना पुराना, जो आपने कहा कि उसमें से बदबू आती है, पर मैं जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे 400 साल पुराने घी को मैंने खुद देखा है जिसमें से बदबू नहीं आती, जो मेडिसिनल यूज़ में होता है। मैं सिर्फ घी की बात कर रहा हूँ, भी तेल पे नहीं आया हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे जो मैं अपने अनुभव के आधार पे, जो घरेलू अनुभव, पढ़ाई वाले अनुभव के आधार पे नहीं, घरेलू अनुभव में मैंने देखा कि घी में भी ऐसा होता है। लेकिन बहुत अच्छी बात है, उस घी को हम इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? हाँ, मेडिसिनल यूज़ है वो। जैसे पैर में अगर आपके यहाँ पे अगर कोई दिक्कत हो रही है घुटनों में, तो वहाँ यूज़ होता है, और यूज़ हो रहा है, उससे लोग ठीक हो रहे हैं। लगाने के लिए ना, लगाने के लिए, खाने के लिए यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन इतना भी नहीं है कि जैसे 10 साल पुराना घी है तो वो यूज़ हो रहा है खाने के लिए। आपने 1 साल की बात की जी, तब मैंने कहा कि 1 साल के बाद उसमें से बदबू आने लगेगा। मुझे लगता है घी में नहीं आएगा, तेल में हो सकता है। ये आपने एक अच्छा वो विषय रखा जो मुझे भी इसमें जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। एक बात यहाँ पे मैं बहुत क्लियर अगर घी है तो जी, अगर मैं यहाँ पे एक बात कह दूं, यह जो विषय है इसमें एलोपैथी को जानने वाले जो विशेषज्ञ हैं लगभग 0 है। अच्छा। क्योंकि दुर्भाग्य से इस वक्त एलोपैथी सबसे पॉपुलर है। एग्जैक्टली। और एलोपैथी में एक सामान्य जीवन विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता। अच्छा। वहाँ पे रोग विज्ञान पढ़ाया जाता। ओह, तो हम सामान्य जीवन विज्ञान नहीं जानते। तो जो जानकारियां मैंने आपसे 2-3 इसमें साझा की, वह इसमें आयुर्वेदिक सिद्धांतों पर आधारित है। वही आयुर्वेदिक सिद्धांत, क्योंकि आयुर्वेदिक सिद्धांत जो है वो जीवन विज्ञान है। वो रोग को भी जीवन विज्ञान की जब गड़बड़ियां हो जाती हैं उससे केंद्रित करके देखता है, और हम रोग विज्ञान पढ़ने वाले, हम रोग जब नहीं है उसको सामान्य मान के चलते हैं। तो थोड़ा सा अप्रोच में अंतर है। बस मैं इसको दूसरे तरीके से अब मतलब डायबिटिक पे एक सवाल करते हैं कि डायबिटिक कितना डेंजरस है? डायबिटीज जो है लोगों को अगर हो जाए तो वो कितना डेंजरस है, किस लेवल तक जा सकता है? डायबिटीज से कुछ भी हो सकता है। एक जो फ्रेज हमारे यहाँ कही जाती है, फ्रॉम टिप टू टो, सर के बाल से पैर के नाखून तक शरीर का हर अंग डायबिटीज से प्रभावित होता है। शरीर के अंदर जो ब्लड है और जो फ्लूइड है, जितना भी जल की मात्रा, उस जल में घुली हुई चीज़ों में एक शुगर भी है। उस शुगर का लेवल बढ़ने से पूरा शरीर प्रभावित होता है। इसको मैं उदाहरण तौर पे यही कह सकता हूँ, जैसे AQI, आपके जितना पोल्यूशन का लेवल बढ़ता जाएगा वातावरण में, वो स्वास्थ्य पे उतना खराब प्रभाव डालेगा। एक दिन का AQI 1000 भी हो तो हम झेल लेंगे, और साल भर का AQI 400 हो तो भी हमारे लिए हानिकारक होगा। उसी प्रकार से शुगर भी एक दिन 500 पहुंच गई, कोई अलार्म होने की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं करेगी। लेकिन अगर साल भर 200 भी रहेगी तो जरूर उत्पात मचाएगी। तो वह पूरे शरीर का तंत्र वो हमारा उससे प्रभावित हो रहा है। जहाँ हमारे फ्लूइड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है, शरीर की हर कोशिका को वो प्रभावित करके और बीमार करेगा। जिसमें प्रमुख अंग क्या है? ऊपर से चलें
तो मस्तिष्क, ब्रेन, फिर आइज, फिर हार्ट, फिर लिवर, फिर किडनीज, फिर सेक्स ऑर्गन, फिर पैर। तो हर अंग खराब होता है। सर में पैरालिसिस, स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, आइज में अंधापन, रेटिना की खराबी, हार्ट में हार्ट अटैक और हार्ट फेल, फैटी लिवर, लिवर कैंसर, किडनी फेल होना, सेक्स ऑर्गन बेकार होना, पैरों में नसें खराब होना जिससे कि सुन्नपन, झुंझुनी, ऐंठन नखड़न, दर्द, और पैरों में गैंग्रीन होना जिससे कोई हिस्सा डेड हो गया, काला पड़ गया तो अंगूठा, उंगली या पैर कटने की नौबत आ जाना। यह सब डायबिटीज़ के परिणाम है। ये किस लेवल पे हो सकता है? अगर किसी को 200 शुगर साल भर है तो क्या ये जितनी चीज़ें आप बताएं वो हो सकता है, या किसी को हो सकता है किसी को नहीं भी हो सकता है? सर एक्सीडेंट कितनी स्पीड पे होता है? कोई 100 के आसपास भी हो सकता है, 160 20 पे भी हो सकता है, 30 पर 20 भी पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता तो है। वही बातें यहाँ पे हैं। एक बार हमने बैकग्राउंड प्रिपरेशन कर दी, समय काफ़ी समय से अगर हमारा फैट की मात्रा ज़्यादा रही, जीवन असंतुलित रहा, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल अनियमित रहे, तो हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है और हो सकता है 25, 30, 35 वर्षों में कभी भी ना आए। तो यह परिस्थिति भी उसमें बहुत, जहाँ स्ट्रेस की बात जो आपने कही थी, स्ट्रेस उसको एकदम से प्रेसिपिटेट करा सकता है और हमारी जीवन शैली, मोटापा उसको बैकग्राउंड में तैयार करके रखता है। ओके डॉक्टर साहब, अब तो दवाएं खानी पड़ती हैं बहुत से लोगों को डायबिटीज़ की, तो मैं जानना चाहता हूँ डायबिटीज़ के लिए सबसे सेफ मेडिसिन कौन सी होती है? खाने में सबसे अच्छा मसाला कौन सा होता है? अब ये तो लोगों के अपने टेस्ट पर डिपेंड करता है। तो वो मेडिसिन व्यक्ति की अपनी आवश्यकता पर निर्भर करती है। अच्छा, व्यक्तियों के अनुसार आप लोगों ने, जैसे अभी जो हम लोग की बातें हुई, कोई व्यक्ति दुबले पतले लोगों को भी तो डायबिटीज होती है, आपने पूछा था। तो दुबले पतले लोगों के लिए हमें अलग प्रकार की डायबिटीज का चयन करना होता है। मोटे व्यक्तियों के लिए अलग प्रकार की, जिनका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल हो उनके लिए अलग, जिनको हार्ट अटैक, हार्ट फेल हो उनके लिए अलग, जिनकी किडनीज खराब हो उनके लिए अलग। अच्छा, तो यही अंतर है जो हमने, अरे भाई मेरी इस दवा से बड़ी अच्छी कंट्रोल हो रही, तुम भी खा लो। हाँ, कहते हैं लोग। तो यह जो सलाहें हैं ये बड़ी खतरनाक होती है, बिना एक दूसरे की स्थिति समझे हुए कि मैंने इस फंड में पैसा लगाया था, तुम भी लगा दो, है, और उसके बाद डूब गया। तो ऐसा कार्य नहीं करना, क्योंकि हमने फंड में पैसा लगाया था 3 साल पहले और तुमने लगाया आज, जब इस वक्त ईरान वॉर चल रही है, वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाली है, तो डूबना निश्चित है। तो अलग अलग समय पे, अलग अलग परिस्थितियों पे किया गया कार्य अलग अलग परिणाम देता है। आप एलोपैथी देखते हैं, क्या होम्योपैथी और आयुर्वेदा में भी कई लोग दावा करते हैं कि डायबिटीज़ जो है वो ख़त्म हो सकता है, तो आप कहेंगे या दर्शकों को कहेंगे कि हाँ आप उसमें जाइए? आपने तो प्रश्नों का आरंभ भी उससे किया था, डायबिटीज रिवर्स हो सकती है क्या? रिवर्स हो सकती है, पेशेंट के करने से हो सकती है, हम उसमें सहायक की भूमिका निभा सकते हैं। तीनों पैथी जो भी है, पैथियाँ सारी अच्छी हैं। यदि हम कोई दावा कर रहे हैं तो इसका मतलब भगवान का कोई अंश हमारे अंदर अवतरित हो गया है और अब हम भगवान की वाणी बोल रहे हैं कि भाई मैं दावा करता हूँ तेरे साथ ऐसे ही होगा। ये अतिशयोक्ति है। तो इसलिए हम हमारी, अगर हम शब्द का गलत चयन, आप इसे ना मानो, थोड़ा अमर्यादित शब्द है, अगर हमारी औकात इतनी होती कि हम ये दावा कर सकते कि हम तुम्हें ठीक कर देंगे, तो हम भगवान हो जाते। पर डॉक्टरों को भगवान तो कहा ही जाता ना, मैं बिल्कुल भगवान को इंसान रहने, डॉक्टर को इंसान रहने दीजिए, कृपया उसे शैतान भी ना बनाइए, उसे भगवान भी ना बनाइए। वह इंसान है, उससे भी वही इंसानी भूलें, गलतियां, मतलब जिस पैथी से भी लोग ठीक हो रहे हों, थोड़े अपने प्रयास से और उस पैथी से, तो आप ठीक होने की कोशिश, ये देखते रहना है कि हम अपने आप को जितना सामान्य सीमाओं के नज़दीक रख सकें उतना हम सुरक्षित रहेंगे। तो हम कोई भी इलाज कर रहे हैं, हमने कहा कि तुम स्वस्थ रहोगे, ले AQI 1000 है, घबराना नहीं, तुम स्वस्थ रहोगे। भाई एक दिन मत घबराना, 2 दिन मत घबराना, लेकिन उसके बाद अवश्य घबराना, क्योंकि 1000 AQI में रह के तुम स्वस्थ नहीं रह सकते। हाँ, लगातार तो नहीं रह सकते। तो इसी प्रकार से अगर कोई कहता है शुगर मत देखो, मीठा खूब खाओ, तुम्हारी डायबिटीज़ मेरी दवा से ठीक हो जाएगी, तो डायबिटीज़ अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल 500 चल रही है, तुम एक दिन जड़ से ठीक हो जाएगी, मैं तो नहीं सपोर्ट कर पाऊंगा। तो इसलिए जो लोग यह क्लेम कर रहे हैं और यह गारंटी कार्ड साथ में दे रहे हैं, वह जरूर
मार्केटिंग है, लेकिन उसके अतिरिक्त शुगर का, ब्लड प्रेशर का, कोलेस्ट्रॉल का, हर चीज़ का इलाज एक उपचार हर पैथी में है। हर पैथी की अपनी सीमाएं हैं, हमें उन सीमाओं का आदर करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो रखना डिसिप्लिन पड़ेगा। में रहोगे तो आप में भी ठीक हो जाओगे। एलोपैथिक में जब आदमी आता है तो आता ही इसी मूड से है कि मुझे ना करना पड़े, सब कुछ काम दवा से हो जाए। दवा से हो जाए। आयुर्वेद के पास जब वो जाता है तो जब वो किसी जो हेल्थ सेंटर में जाता है, आयुर्वेदिक सेंटर में जाता है, जहाँ पे वो 14 दिन रहता है, मोबाइल बाहर छोड़ के रहता है। हाँ, वहाँ के लौकी का जूस वो करता है, वो सारा दिन फेरा लगाता है, और उस वक्त उसके पास रोजमर्रा के जो मानसिक क्लेश हैं वो नहीं तो सब होते। खत्म हो जाता है। तो उस वक्त कहता है सर मेरी तो डायबिटीज बिल्कुल ठीक रही, और मैं घर आया तो वापस में 300 शुगर पहुंच गई। तो भाई क्या है, तुम अगर आदर्श जीवन शैली पे रहो तो तुम अपने आप को ठीक कर सकते हो, उसमें मेरी दवाओं का रोल कहाँ है? अब तुम रहना ही नहीं चाहते, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन तुम अपने आप को ठीक कर सकते हो। डॉक्टर साहब ने कहा कि हर जो पैथी है उसकी एक लिमिटेशंस होती हैं, जी। तो एलोपैथी की भी होती हैं। डायबिटीज़ में हम जो मैक्सिमम दवा जो देखते हैं, जो मैंने पढ़ा कि मेटमॉर्फिन का यूज़ करते हैं, तो क्या लंबे समय तक इस दवा को लेने से कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है? साइड इफेक्ट तो हमारे किचन में मौजूद खाद्य पदार्थ जितने हैं, नमक से, चीनी से, मिर्च से, मसालों से, तेल से, दूध से, दही से, सबसे होता है। तो साइड इफेक्ट जब हमारे खाद्य पदार्थों से हो सकता है तो हमारी दवाओं से कैसे नहीं होगा? एवरी मेडिसिन इज अ पॉइजन एंड एवरी पॉइजन कैन बी यूज एज ए मेडिसिन। यह एक फ्रेज है, बड़ा पॉपुलर फ्रेज है। तो उसी दवा को हम गलत प्रकार से इस्तेमाल करेंगे तो वो है एक जहर बन जाएगी। मेटफॉर्मिन जो आपने नाम लिया है, यह डायबिटीज़ की नंबर 1 मेडिसिन कही जाती है। दुर्भाग्य से हम इसको बहुत अच्छा, पूरी इसकी क्षमता से हम यूज़ भी नहीं करते। अच्छा। हाँ, तो मैं तो बहुत दीवाना हूँ इस दवा का, और मेरे अधिकांश पेशेंट जो यूज़ कर सकते हैं उसको अधिकतम डोज पे हम यूज़ करते हैं। लेकिन यही दवा जो व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ दवा है, वह जब व्यक्ति की किडनी खराब होने लग जाए तब वह दवा शरीर में खाने के बाद यूरिन से निकल नहीं पाती, शरीर में रुकने लग जाती है। आप घर की सीवर लाइन अगर ब्लॉक हो जाए और आपके सिस्टम में डाला हुआ पानी और मल और वो ना बहे तो घर की क्या हालत होगी? यह दवा उस वक्त जहर बन जाती है। तो जब किडनीज खराब हो रही है, दवा से किडनी खराब नहीं होती। अच्छा। जब किडनीज खराब हो रही होती हैं उस समय ये दवा यूरिन से जब बाहर नहीं निकल पाती, तो रोज हम लेते जा रहे हैं, वो एकत्रित होती जा रही है, अब वो उसके कंसंट्रेशन बढ़ जाएंगे, वो जहर हो जाएगी। इसलिए किडनी फंक्शंस पे ध्यान रखना इस दवा को देते समय आवश्यक है। किडनीज अगर ठीक है तो ये सर्वश्रेष्ठ औषधि है। यदि दूसरा प्रश्न आता है कि मेटफॉर्मिन थोड़ा सा पेट गड़बड़ करती है, अब ये मिर्च खाने पे पेट में गैस बनती है, तुम्हें गैस ज़्यादा बनती है, मत खाओ। तो मेटफॉर्मिन खाने पे गैस बनती है, गुड़गुड़ाहट होती है, उल्टी मितली, कब्ज, दस्त कुछ भी हो सकती है पेट संबंधित। जिसको जितनी डोज सूट करती है उसको उतनी दी जाती है, जिसको सूट नहीं करती फुल डोज उसको आधी डोज दी जाती है। इस दवा की एक मिथ है, उस मिथ पे मैं आपसे सवाल हाँ, वो कि क्या इसको खाने से यादाश्त कमजोर होता है? बहुत बड़ा मिथ है। डायबिटीज़ से ज़्यादा याददाश्त कमज़ोर होती है। तो जितने डायबिटीज़ से नुकसान होते हैं उतने दवाओं से नहीं होते। मतलब इस दवा से उसका कोई लिंक नहीं है? मेरी जानकारी में कोई नहीं है। डायबिटीज़ में ब्लड, जो ब्रेन का ब्लड सर्कुलेशन धीमा होता जाता है। वास्तव में डायबिटीज़ में शरीर के अंग खराबी इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कम होता जाता है। धीरे तो धीरे जितना ब्रेन का सर्कुलेशन कम होता है उतना ब्रेन की क्षमता कम होती है, स्मरण शक्ति भी कम होती है। तो डायबिटीज़ के व्यक्ति में, अनियंत्रित डायबिटीज़ से मेरा अर्थ है, उसमें डिमेंशिया की, एल्जाइमर्स की, इनकी संभावना बढ़ती जाती है। डायबिटीज़ तो अपने आप में एक प्री मैच्योर एजिंग प्रोसेस है कि समय से पूर्व बूढ़ा होना, तो सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब वहाँ पे हमने कहा गया कि साहब हमने 100 लोग लिए जिन्होंने मेटफॉर्मिन ली थी और 100 लिए जिन्होंने मेटफॉर्मिन नहीं ली थी, तो इसमें ऐसा हो गया। तो वो डायबिटीज़ नियंत्रित और अनियंत्रित का प्रभाव ज़्यादा है, और मेटफॉर्मिन उसमें मेरी जानकारी में कहीं वो मतलब ये स्टैंड मिथ नहीं ही करती है और कुछ नहीं। अच्छा, अभी एक सवाल है कि बहुत सिंपल शायद, टाइप 1 टाइप 2 में बेसिक डिफरेंस क्या है? और इसी में एक और ऐड ऑन कर दें कि ऐसा व्यक्ति जो टाइप 2
डायबिटीज़ में है, ऐसी क्या गलती ना करे कि टाइप 1 तक पहुंच जाए? एक गाय है, एक भैंस है, जी। दोनों अलग अलग है। गाय ऐसी क्या गलती करे कि वो भैंस ना बन जाए, ऐसा नहीं होता। गाय गाय रहेगी, भैंस रहेगी। टाइप 1 रहेगी, टाइप 2 रहेगी। ठीक है। ये एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होते। टाइप 1 होती है अमूमन बच्चों को, जिसमें शरीर में पैंक्रियास हमारा प्रभावित होता है और पैंक्रियास इंसुलिन उसका बनाने की क्षमता कम होती जाती है। तो टाइप 1 होती है इंसुलिन बनने के डिफेक्ट से। अच्छा। टाइप 2 होती है अधिकतर बड़ी उम्र की आयु के लोगों में, जिनमें फैट ज़्यादा होने से, जिसकी चर्चा हम लोग इतनी देर से करते आ रहे हैं, शारीरिक परिश्रम कम होने से और स्ट्रेस तनाव होने से, और ऐसे लोगों में इंसुलिन बनती है 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना इंसुलिन बनती है, लेकिन वो काम नहीं कर पाती। तो दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। एक में हमें इंसुलिन देनी पड़ती है, दूसरे में हमें इंसुलिन का प्रभाव बढ़ाने के कार्य करने पड़ते हैं। अच्छा। कि भोजन में कैलोरीज कम लो, शारीरिक एक्टिविटी बढ़ाओ और शरीर का वजन कम करो, और मेटफॉर्मिन टाइप की दवा लो जो इंसुलिन को ज़्यादा इफेक्टिव बनाती है। मेटफॉर्मिन को मैं कहता हूँ एक अच्छी क्वालिटी का कार्बोरेटर। अच्छा। कि एक कार 1 लीटर में 8 किलोमीटर चलती है, दूसरी कार 1 लीटर में 26 किलोमीटर चलती है, क्योंकि उसका कार्बोरेटर अच्छा है। जब हम मेटफॉर्मिन देते हैं तो हमारी इंसुलिन का प्रभाव बढ़ जाता है। तो जो 4 गुना इंसुलिन बनानी पड़ रही थी वो 3 गुना में काम कर लेती है, 3 गुना वाली 2 गुना में काम कर लेती है, तो हम इंसुलिन बचा लेते हैं। तो इस प्रकार से मेटफॉर्मिन देके टाइप 2 डायबिटीज़ में हम इंसुलिन बचा के लंबे समय तक अपनी इंसुलिन को से काम लेते रहते हैं। वहीं जब हम शरीर से आवश्यकता से अधिक कार्य लेते हैं, पैंक्रियास से कहते हैं 4 गुना इंसुलिन बनाओ, अब क्या होता है, थोड़े समय पैंक्रियास थक जाता है, और थका हुआ पैंक्रियास फिर कहता अब तो मैं 1 गुना भी नहीं बनाऊंगा या नहीं बना पा रहा हूँ। अब क्या होगा? करो, अब डायबिटीज एकदम से हाई हो जाती है उस समय। अब बहुत लंबे समय तक हम जब पैंक्रियास का दोहन करते रहते हैं तो पैंक्रियास बिल्कुल थक के गिर जाता है। उस वक्त कहते हैं अब व्यक्ति को इंसुलिन बाहर से देनी पड़ेगी। अब उसका दवाएं काम नहीं करेंगी। इसको हम लोग अज्ञानवश हम कहते हैं अब ये टाइप 2 टाइप 1 में बदल गई। अच्छा नहीं, अच्छा ये होता नहीं। टाइप 2 टाइप 1 में नहीं बदली। हमारा वही व्यक्ति जो अभी तक बिना इंसुलिन की दवाओं से कंट्रोल हो सकता था, वो 4 गुना इंसुलिन, 3 गुना इंसुलिन, 2 गुना इंसुलिन बना रहा था, अब वो आवश्यकता भर की इंसुलिन नहीं बना। अब हमें बाहर से इंसुलिन देना पड़ेगा। वो इंसुलिन रिक्वायरिंग टाइप 2 डायबिटीज हो गया, टाइप 1 नहीं बना। ये मुझे मतलब ये जानकारी मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं अभी तक यही समझ रहा था कि टाइप 2 वाले जब इंसुलिन लेने लगे तो वो टाइप 1 हो जाते हैं। वो समझाने के लिए, और कई बातें ऐसी होती हैं जो हम कहने के लिए कहते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे मत जाना, भूत पकड़ लेगा। तो कोई बात समझाने के लिए हमने कह दी कि वो वहाँ पे रात में ऑक्सीजन की कमी होती है, ऐसा वैसा है, लेकिन कारण वो नहीं है। डॉक्टर साहब एक मिथ और है ये कि डायबिटीज़ की दवा लंबे समय तक लेने से आपकी किडनियाँ डैमेज हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। ये अज्ञानियों द्वारा किए गए दुष्प्रचार हैं, जो अपनी गलती को ना रख के वो डॉक्टर की गलती, उसमें ट्रीटमेंट की गलती ढूंढते। कल हमें एक वकील साहब दिखाने आए थे और वो 15 मिनट तक मेरा सर इसी बात पे चाटते रहे, पिछले डॉक्टर ने क्या गलत किया इनमें वो बता दो, जिसके कारण से आज मेरी ये हालत है। तो वो अपनी बात पे वो लौट ही नहीं रहते, वो इसी चर्चा में लगे रहे कि पिछले डॉक्टर ने गलत क्या किया। वकील थे तो तुरंत जाके केस करते और कहते लाओ इसमें 10 लाख रुपए। तो मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे किडनी खराब हो गई, वह डायबिटीज से होती है। डायबिटीज की एक भी दवा ऐसी नहीं है जो किडनीज को हानि पहुंचाती हो। अच्छा, पहली डायबिटीज की दवा नहीं करती, एक भी दवा ऐसी नहीं है जो किडनीज को हानि पहुंचाती हो। अब मेरे इस स्टेटमेंट पे बहुत सारे लोग पेपर लेके खड़े हो सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब मैं इसका फाइनल रूप, क्योंकि हर किसी को हम अल्टीमेट उसमें जाके तो बता नहीं सकते। आपने मेटफॉर्मिन का जिक्र किया था, मैंने कहा था मेटफॉर्मिन किडनी से निकलती है। यदि किडनीज खराब हो रही हो तो मेटफॉर्मिन नहीं निकलेगी, शरीर में मेटफॉर्मिन
जमा होती जाएगी, उसका स्तर बढ़ जाएगा, तब वो नुकसान करेगी। ओके। और कहेंगे ये देखिए मेटफॉर्मिन किडनीज को नुकसान करती है, ये देखिए, और आप कह रहे हैं मेटफॉर्मिन का कोई इफेक्ट नहीं है। नहीं, जो पेशेंट है वो दवा खाता रहा, वो डॉक्टर के पास गया नहीं, जिस दौरान ये किडनीज खराब हो रही थी। मेटफॉर्मिन किडनीज को नहीं खराब करती, मेटफॉर्मिन किडनीज से निकलती है, सीवर लाइन से निकल रही थी, सीवर लाइन बंद पड़ी थी तो मेटफॉर्मिन देते रहे, तो अब वो मेटफॉर्मिन अब आपके लिए हानिकारक हो गई। तो जिस व्यक्ति के लिए जो दवा उपयुक्त नहीं है आप उसको दे रहे हैं, उसके हानि आएंगी। और कोई भी दवा ऐसी नहीं है जो किडनीज को हानि पहुंचाती है। यह डायबिटीज़ का प्रभाव है। डॉक्टर साहब, एक और कहा जाता है कि जिसको डायबिटीज़ है उसकी सेक्सुअल वेलनेस पर बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल होता है ऐसा? बिल्कुल। आपको एक उदाहरण दूं, होली पे हम गुब्बारा फुलाते हैं पानी से। हम क्या करते हैं, गुब्बारे को पानी में लगाया और ऊपर से टोटी खोली, वो गुब्बारा फूल के लंबा हो गया, हमने टोटी बंद कर दी, गुब्बारे पे रबर बैंड लगा के लिया। हमारे जो सेक्स ऑर्गन है वह भी इसी गुब्बारे की भांति फूलते हैं। जब सेक्स की इच्छा होती है तो हमारे पेनिस में तनाव आता जाता है, वो आकार में बड़ा होता जाता है। उसके लिए आवश्यक क्या है, उसमें तेजी से ब्लड फ्लो आए और वो तेजी से आने वाला ब्लड वो पेनिस में भरता जाए और पेनिस आकार में बड़ा हो जाए। ठीक है, ये उसी प्रकार से हुआ जैसे गुब्बारे में हमने टोटी खोली और प्रेशर से पानी आया और वो बड़ा हो गया। ठीक है, अगर वो पानी प्रेशर से ना आ रहा हो, टुप 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 करके आ रहा हो, तो आपका गुब्बारा बड़ा होगा? नहीं होगा। डायबिटीज की परेशानियां ही ब्लड वेसल्स की ब्लॉकेट के कारण से है। डायबिटीज में ब्लड वेसल ब्लॉक किससे होती है? कोलेस्ट्रॉल से। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है? फैट। तो फैट की अधिकता हर जगह फैट ही गड़बड़ कर रहा है। तो ब्लड वेसल्स ब्लॉक फैट से हो रही हैं। ब्लड वेसल ब्लॉक होंगी, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा। सेक्स ऑर्गन में जब ब्लड नहीं जाएगा तो पेनिस में तनाव नहीं आएगा। तो ये सीधी सी प्रक्रिया है। करना क्या है, उस फैट को जमा होने से रोको, बस यही एक तरीका है। तो जब सब सीवर लाइन में कचरा कम करो। तो ये कचरा कम कैसे करें? कम मतलब फैट को हटाएं। फैट को हटाएं कैसे? या फिर हमें शुगर ना हो या शुगर हो गया या डायबिटीज हो गई तो डाइट क्या रखें? दोबारा लौट के आता हूँ सीवर लाइन पे। अच्छा, सीवर लाइन का कचरा हमारी ब्लड वेसल्स का कोलेस्ट्रॉल। जी, जितना फैट ज़्यादा लोगे उतना कोलेस्ट्रॉल जमा होगा वहाँ पे। जितना कचरा पानी में डालोगे, नाली में डालोगे, उतना सीवर लाइन चौक होगी। जी। अब अगर उस सीवर लाइन में पीछे से दनादन पानी प्रेशर में आ रहा हो तो वो कचरा साफ हो जाएगा, बहता जाएगा। शुरू में ही बहता जाएगा, जमा ही नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल। अगर हम नियमित रूप से व्यायाम कर रहे हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में तेजी से चल रहा है। तेजी से चलता हुआ ब्लड सर्कुलेशन उस कोलेस्ट्रॉल को जमा नहीं होने देगा। इसीलिए कहा जाता है एक्सरसाइज करो। इसलिए एक्सरसाइज करो, ब्लड वेसल्स क्लीन रहेंगी। वो हम करते नहीं, तो ना करते वो सारा कचरा सिल्ट नीचे जमा हो के ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करती जा रही है। मतलब एक्सरसाइज लाइफ सेविंग एक तरह से। तो हमें घी, तेल, चिकनाई, चर्बी उतनी ही लेनी है जितनी शरीर को आवश्यक हो, और व्यायाम करके अपनी ब्लड वेसल्स को खुला रखना है। ताजगी रहेगी, स्वस्थ रहेंगे। कोई खाना भी सजेस्ट करेंगे आप? फल, सब्जी, सलाद, रोटी, दाल, चावल, दूध, दही, मट्ठा, अंडे की सफ़ेदी, जो कुछ भगवान ने, जो प्रकृति ने हमको उपलब्ध कराया है, जितने प्राकृतिक रूप में हम उसका सेवन करते हैं वह हमारे स्वास्थ्य के लिए उतना लाभकारी होता है। जहाँ इंसान का हाथ लगता है सब चीज़ें तबाह हो जाती हैं। उसी गेहूं को, गाय भैंस तो गेहूं खा लेते हैं, हम गेहूं नहीं चबा पाएंगे, वो कर पाएंगे, पचा पाएंगे, तो हमें उस गेहूं को उबालना पड़ता है। तो हमने दलिया, या हमने गेहूं को थोड़ा तोड़ दिया, दलिया बना दिया, हमने उसको उबाल के खा लिया, सबसे पौष्टिक। उसको और बारीक किया, आटा हमने खाया, तो अब हमने पचाना आसान हो गया उसको, वह उससे ठीक ठाक है। उसी को और बारीक किया, मैदा। अब वो जितना हम बारीक करते, जितना हम हमारे शरीर को कम काम करना पड़े, सब बाहर से करके दे दो, तो शरीर को कम काम करना पड़ेगा, मैदा जमा होगी। हमने दूध पिया, फुल मिल्क, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सब, उस दूध की मलाई उतारी, हमने उसका फैट का कंसंट्रेट ले लिया, उस मलाई को हमने थोड़ा गर्म करके उबाल के उसमें से मक्खन निकाला, थोड़ा और कंसंट्रेट, उस मक्खन को गर्म करके उसमें से घी निकाला, थोड़ा और कंसंट्रेट।
तो हम तो सब चीज़ कंसंट्रेट करके लेते जा रहे हैं। गन्ना पूरा खाए छील छील के चबा चबा के 4 गन्ने खा लीजिए, आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि गन्ना छीलने में, चबाने में, उसको चूसने में जितनी मेहनत करनी पड़ेगी वो पूरा गन्ना हजम हो जाएगा। जहाँ मेहनत ना करना पड़े वहाँ फिर वो हजम नहीं होगा। जी, हमने उसका जूस निकाल के पूरे 4 गन्ने का 1 गिलास जूस पी लिया, बिना मेहनत के प्राप्त कर लिया ना, तड़ से शुगर बढ़ा देगा। हमने इसी का और कंसंट्रेट गुड़ ले लिया, थोड़े में ही ज़्यादा काम कर देगा। उसको और कंसंट्रेट साफ करके चीनी बना दी, और थोड़े में और बड़ा काम कर देगा। तो हम जितना प्रकृति के समीप रहते हैं कोई डिफेक्ट नहीं आता, जितना हम इंसानी हाथ लगा रहे हैं। उसी रोटी पे हमने घी लगाया, 1 रोटी 1.5 रोटी के बराबर बनी। उसी रोटी पे हमने पराठा बनाया, 1 पराठा 3 रोटी के बराबर बना। छोटी सी पूरी 2 रोटी के बराबर बनी। क्या हम 1 पराठा खाते समय सोचते हैं हमने 3 रोटी खा ली? नहीं सोचते, कभी नहीं सोचते। 2 पराठे खाए 6 रोटी खा ली, और भरवा पराठे थे तो 8-10 रोटी हो गए, और मक्खन मार के खा लिए। आपकी ये बातें अगर हमारे दर्शक सुन रहे होंगे ना, तो एक कमेंट जरूर आएगा जो अक्सर आता है कि हमारे पुराने ज़माने में गांव में लोग तो सब खाते थे और सब पचाते थे और कोई रोग नहीं होता था। ये डायबिटीज़ सुनी भी नहीं थी हम लोगों ने। बेईमान व्यक्ति ऐसे ही बातें बोलता है। आप कहोगे सारे बेईमान हैं, तुम ही ईमानदार हो। भाई साहब, हमारे पुराने लोग जैसे थे वैसे तुम जिंदगी जी रहे हो क्या? ईमानदारी से बताना। नहीं जी। पुराने लोग अगर घर से लेके चौपाल तक जाना पड़ता था, खेत तक जाना पड़ता था, पैदल जाते थे और 10 चक्कर काटते थे। आपको तो घर से निकले फटफट गया चाहिए। और खेतों में 8 घंटे मेहनत करते थे। वो मेहनत करते थे, आपने लगा दिया ट्रैक्टर, आपने तो जुताई के लिए मजदूर लगा दिए, फिर आप उनकी बराबरी कैसे कर रहे हैं? वो 8 घंटे की पूरी नींद लेते थे, मेहनत भी करते थे, स्वस्थ जो प्राकृतिक चीज़ें खाते थे, पौष्टिक चीज़ें खाते थे, उसमें एडल्ट्रेशन भी उस वक्त कम हुआ करते थे। हैं? आप क्या करते हैं? तो यदि आप सब तरह से अपने बाबा और दादा की और पर बाबा की बराबरी कर सकते हैं तो करिए, बेईमानी मत करिए कि खाने में तो उनका खाना चाहिए। रामदेव जी ने कहा कि पेप्सी और कोला मतलब टॉयलेट क्लीनर। आपको वो नहीं समझ में आया, आपको समझ में आ गया कि लौकी का जूस हम सुबह पी लें तो मुझे कुछ नहीं होगा। आपको ये नहीं समझा कि योग करो, पेट को अंदर करो, पेट निकाले इतना बड़ा और चाह रहे हो कि हम निरोगी हो जाए। और मोबाइल भी नहीं होता तो उस समय बाबा दादा के पास में सबसे बड़ा स्ट्रेस। और इसलिए हमको जीवन शैली अपनानी है तो उनकी समग्र जीवन शैली अपनानी है। रहन सहन, खान पान सब कुछ अपनाना होगा। जी, लोग नॉनवेज, हम कहते हैं कि नॉनवेज में फैट की मात्रा बहुत होती है, इसलिए स्वास्थ्य चाहने वालों को नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए, या सेवन करो तो उतनी वर्जिश करो कि उस नॉनवेज को हजम कर पाए। वाह डॉक्टर साहब, शेर को तो कभी हार्ट अटैक नहीं पड़ते, और शेर तो सारा नॉनवेज खाता है। शेर एक बार खाता है तो उसके बाद 2 दिन तक उसको पचाता है, आप दिन में 3 बार खाते हो। शेर कच्चा प्राकृतिक मांस खाता है, आप उसको निकाले, उसको पहले दौड़ा के पकड़ता है, पूरी कैलोरी वहां खर्च कर देता है। आप बैठे बैठे खानसामा ला के लगा देता है। आप उसे मटन बिरयानी खाते हो, उसको और फ्राई करते हो, उसमें और मक्खन डालते हो, उसमें और तेल डालते हो, उसके साथ खाते हो। तो हम शेर की बराबरी ना करें, खा के सो जाते हो, तो शेर की बराबरी करने का हमें अधिकार नहीं है। अगर हम शेर की तरह से खाएंगे तो हमें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी नॉनवेज खाने में। डॉक्टर साहब, एक सवाल और आता है, बहुत कॉमन सा सवाल है, जिनको डायबिटीज़ है वो ड्रिंक कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या करते हैं तो क्या होगा, कैसे? जिसको डायबिटीज़ नहीं है वह ड्रिंक कर सकता है या नहीं कर सकता, और करता है तो क्या होगा? समाज सब मेडिकल और बाकी लोग तो कहते हैं नहीं करना चाहिए, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे भी वो गलत कहते हैं। नहीं, फिर भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो करते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ये सवाल होगा किसी का, मैं बता रहा हूँ। जो हम करते हैं, हम उसके परिणामों के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, और हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। यदि हमने ड्रिंक कर करके अपना लीवर खराब हुआ, फिर जिस दिन खून की उल्टी करते हुए देवदास की तरह से मरे, उस दिन हमने डॉक्टर पे कोर्ट केस कर दिया, तो यह हमारी बेईमानी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो जो हम कर रहे हैं, हम उसके लिए हमें उत्तरदायी होना चाहिए। उत्तरदायी हम किसी और को नहीं बनाए। अब बात आई कि कितनी सीमा में ड्रिंक करना सुरक्षित है।
भाई किसी चीज की कोई सीमा नहीं होती। कितनी सीमा में मिर्च खाना सुरक्षित है, कितनी सीमा में तेल खाना, कितनी सीमा तक घूस लेना सुरक्षित है। हाँ, भाई ये बता दो कि कितने रुपए से ऊपर लोगे तो मोदी योगी पकड़ेंगे, कितने रुपए से कम लोगे तो नहीं पकड़ेंगे। नहीं पकड़े। हाँ, ये एग्जाम्पल सही है। तो इसलिए आप जो कर रहे हैं उसके परिणाम के लिए तैयार करिए। फिर वही प्रश्न आता है, यदि आप बाकी जीवन शैली स्वस्थ रखेंगे, शारीरिक परिश्रम अच्छा करेंगे, तो आपका लिवर अच्छा काम करेगा और 30 मिलीलीटर तक वो झेलेगा। अच्छा, 30 मिलीलीटर के ऊपर अगर ऊपर जा रहे हैं तो लिवर के ऊपर बर्डन जरूर करेगा, जो आपकी सामान्य जीवन शैली में आप उसको नहीं हजम कर पाएंगे। लिवर एक ना एक दिन जरूर बवाल करेगा। ठीक। अब डॉक्टर साहब हम बात करते हैं थोड़ा हार्मोन्स की, क्योंकि जो कुछ चीज़ें हुई सब उससे जुड़ी हुई हैं। स्ट्रेस हो, डायबिटीज़ हो, थायराइड हो, जो भी चीज़ें हैं, तो ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसमें बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। क्यों होता है, इसका रूट कॉज क्या है? हॉर्मोन्स को अगर हम कहें हार्मोनी हार्मोनी, हाँ। कि हार्मोनी सारी चीज़ें सामंजस्य में है, तो शायद मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन शायद हार्मोन्स की भी उत्पत्ति हार्मोन से ही हुई नाम हो, इसलिए रखा गया होगा शायद। हाँ। तो हार्मोन्स क्या हैं, जो शरीर को सम अवस्था में रखें, एक बैलेंस में उसमें रखें। जब शरीर असंतुलित हो रहा है तो हार्मोन्स उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अनियंत्रित होंगे। अच्छा। दो कारण हुए, एक हमारे अंदर कोई रोग हुआ जिससे हार्मोन घट गया, बढ़ गए, और एक है कि हमने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की कि जिससे हार्मोन्स अव्यवस्थित हो गए। तो हमारी किसी हार्मोन गतिविधि, शरीर में कम से कम 100 तरह के बहुत मेजर हार्मोन्स हैं, और माइनर हार्मोन्स तो 1000 तरह के। अच्छा। तो शरीर में जैसे अगर हम बात करें, अभी हमने उदाहरण दिया कि अगर फैट सेल्स में हम फैट को रख के भूल जाते हैं और उसको नहीं निकालते तो वो टॉक्सिक फैट सेल्स हो जाती हैं। उसमें से कई साइटोकाइंस निकलते हैं। साइटोकाइंस स्मॉलर टाइप ऑफ हार्मोन्स है। अच्छा। वो क्या हुआ, सड़े हुए तेल से जो बदबू आ रही है उस प्रकार से वो पूरे शरीर में फैलती है, पूरे शरीर को बीमारियों का अंग बनाती है। तो वो कम से कम इस तरह के माइनर हार्मोन, साइटोकाइंस और ये सब चीज़ें सेल्स निकल रही है, 1000 तरह के। अच्छा, 1000 है। तो जो मेजर हार्मोन्स हैं, जो 15-20 में जिनमें गिनती होती है, वह कुछ हुए कि हम जैसे एक उदाहरण दें, सेक्स हार्मोन की टेस्टिस पुरुषों की, उसमें से टेस्टोस्टेरोन बनता है, ओवरीज महिलाओं की, उसमें से ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बनते हैं। जब टेस्टिस का कोई ट्यूबर हो गया, उसने टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बनाना शुरू कर दिया, टेस्टिस खराब हो गई, उसने टेस्टोस्टेरोन कम कर दिया। यह तो एक बीमारी है जिस पे हमारा नियंत्रण नहीं है। ठीक है, उसका इलाज किया जाएगा। लेकिन दूसरा हार्मोन क्या हुआ जो हम लोग बात कर रहे हैं इतनी देर से, डायबिटीज से संबंधित, कि पैनक्रियास से निकलने वाला हार्मोन इंसुलिन, हमने अपनी जीवन शैली खराब करके इंसुलिन को अनियंत्रित कर दिया। वो अनियंत्रित इंसुलिन ने जाके और महिलाओं की ओवरी से निकलने वाले फीमेल हार्मोन्स को घटा दिया और मेल हार्मोन्स को बढ़ा दिया। तो आजकल आप देखेंगे कि युवा लड़कियों में पीरियड की इरेगुलरिटी तो आपको पता नहीं चलती, लेकिन देख के आप देखते हैं क्या कारण है। लड़की के बाल आ रहे हैं, लड़की के इतने मुहासे आ रहे हैं, और इनफर्टिलिटी दूसरी इतनी बड़ी कारण। इतनी बड़ी संख्या में युवा युवतियों को और इनफर्टिलिटी हो रही है, कंसीव नहीं कर पा रहे। क्यों? बहुत ज़्यादा हो गया ये। आईवीएफ इसीलिए चल रहा है। 15 से 20% लड़कियों को पीसीओडी हो रहा है। उनके चेहरे पे बाल निकल रहे हैं, मुहासे हो रहे हैं। और इतनी ही लड़कियों को जब वो 30 साल पे शादी करेंगी, 35 पे बच्चे का प्लान करेंगी, तब तक तो हमारी क्षमता ढल चुकी होती है। तो उस वक्त इनफर्टिलिटी नहीं होगी तो क्या होगी? जब 16, 17, 18, 19, 20 वर्ष पे जब शरीर में अपने हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स अपने पीक अवस्था में होते हैं, उस वक्त सबसे अच्छी एज है वह है कंसीव करने की एज। उस वक्त नेचुरल प्रेगनेंसीज होती हैं, और हम तो 30 के पहले शादी नहीं करना चाहते, नहीं कर रहे कोई। तो नेचुरल प्रेगनेंसी होगी कैसे? 30 साल में शादी, 35 में बच्चे, और 40 साल आते आते वही युवा युवतियाँ जो अब कगार पे होती हैं, ढलान पे, तो वो चाहती हैं कि हम बूढ़े ना हों।
तो उसके लिए कई तरह के चीज़ें अपनाती हैं, जैसा आप बता रहे थे, हम पॉडकास्ट से पहले चर्चा भी कर रहे थे। वो बता रहा था कि आजकल क्या होता है कि जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जो हमारे नेचुरली सर ने बोला कि जो बनता है बॉडी में, तो आजकल क्या कर रहे हैं लोग, उसके इंजेक्शंस ले रहे हैं। महिलाएं नहीं, पुरुष, महिलाएं भी ले रही हैं। कुछ महिलाएं, सर बताएंगे, मेरी चर्चा हुई, कुछ महिलाएं भी ले रही हैं जो कि उनके लिए है ही नहीं है, तो पुरुष भी ले रहे हैं। अब उस पर डॉक्टर साहब बताएंगे कि कितना घातक है ये टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लेना। मतलब बूढ़ा नहीं होना, मर्दानगी बनी रहे, सेक्स पावर बनी रहे, इसलिए भी लोग ले रहे हैं, मैंने जो सुना है। तो सर बताएं कुछ इस पर आप। आज तक तो कोई मृत्यु को टाल नहीं पाया, कोई नहीं। आज तक तो हम युवा चिरजीवन बने रहें ऐसा संभव नहीं हुआ। लेकिन अगर हमें जितना भी संभव है वहाँ तक अच्छा काम करना है तो इसकी तैयारी हमें बाल्यावस्था से ही करनी पड़ेगी। अच्छा। हम 40 साल पे सो के जगें और हम कहें कि पुराना हमारा अकाउंट क्लीन कर दो और आज से नया अकाउंट बनाओ, ये संभव नहीं है। वो पुराना जो डेबिट और क्रेडिट चल रहा है वो आगे भी चलेगा। तो हमको उसकी तैयारी युवावस्था के लिए रहने की करनी पड़ेगी, वह प्राकृतिक जीवन जीना पड़ेगा। और अभी भी आप देखेंगे पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले कई लोग जो वहीं पे अपने प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं और उसी जीवन शैली का पालन करते हैं, वो देखिए आप बहुत समय तक चुस्त फुर्त, एक्टिव और युवा बने रहते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ कि एक डेयरी में मैं गया, तो डेयरी में मैं गया, वहाँ पे घुमाया गया और जो डेयरी की संचालिका थी उनसे मिलवाया गया। तो उनके साथ ऐसा हुआ कि साथ बोलते हैं आप खड़े होइए, आपकी फ़ोटो खींचते हैं, फ़ोटो खींची। उसके बाद बोले कि आप इनकी आयु का कुछ अनुमान लगा सकते हैं? मैंने कहा 30-35। तो हंसने लगी महिला, कहती मैं 60 वर्ष की हूँ। अच्छा। और आपने 30-35 का अनुमान लगाया? 30-35 का अनुमान लगाया था। तो क्या है कि जब हम अपने आप को संतुलित, संयमित उस जीवन शैली में रखते हैं तो चीज़ें अलग ही नज़र आती हैं। लेकिन हम असंयमित जीवन जीना चाहते हैं, उसके बाद मज़े भी लूटना चाहते हैं, तो ये संभव नहीं। हम उस समय अपने आप को हार्मोन्स दे के और हम कहें कि अच्छा फीमेल है, इसको फीमेल हार्मोन दे दो और अच्छी हो जाएगी, मेल को मेल हार्मोन दे दो और एक्टिव हो जाएगा। मूर्खता की पराकाष्ठा यह है कि फीमेल को मेल हार्मोन दे दो और हृष्ट-पुष्ट हो जाएगी। ऐसा भी होता है, लेते हैं लोग अपने आप को मस्कुलर करने के लिए, अपने आप को और स्ट्रांग बनाने के लिए कि साहब हम तो एथलीट हैं, हम तो रेसलर हैं, या हम बॉडी बिल्डिंग में जाते हैं। तो अप्राकृतिक काम करोगे तो उसके परिणाम भी अप्राकृतिक होंगे। क्या क्या नुकसान हो सकता है डॉक्टर साहब अगर कोई टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन ले रहा है एज में आकर के 45 में, 50 में, 50 के बाद लेते हैं अमूमन 60 में, तो इसका क्या घातक परिणाम हो सकता है? देखिए, अगर 60 की एज पे आके हम टेस्टोस्टेरोन कोई पुरुष ले रहा है तो उसके एक आवश्यकता है कि उस वक्त हमारे टेस्टोस्टेरोन ढलान पे है। अब हम उनको बाहर से ले रहे हैं और हम इस उम्मीद में ले रहे हैं कि एक सेक्सुअल विगर बनी रहे हमारी, नंबर 2 हम मस्कुलर और हमारी बोन्स वह स्ट्रांग रहे। तो जब हमारे शरीर में डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी के समय में हमने उसके लेवल थोड़े बढ़ाए, शरीर झेल लेगा और उसको कुछ सीमा तक लाभ भी होगा। ठीक है। लेकिन 60 साल के व्यक्ति को अगर वो 20 साल के व्यक्ति की तरह दौड़ लगा सके तब 20 साल वाले हार्मोन लेना चाहिए। वो रहे तो लाठी टीक के चले और कहे कि 20 साल की तरह से हमें सेक्सुअल पावर दे दो और हमारी मसल्स को वैसा बना दो, तो फिर गलत, हमारी जो डिमांड है वही गलत। नेचर से खिलवाड़ तो मत करो ना, फिर आप बॉडी के नेचर से खिलवाड़। उस वक्त अगर हम उसको लेते हैं तो सबसे पहले सारे केमिकल लिवर को झेलने पड़ते हैं। अच्छा। तो सबसे पहले जोर पड़ता है लिवर पे। उसके बाद शरीर में टेस्टोस्टेरोन, उस वक्त शरीर ने प्राकृतिक रूप से टेस्टोस्टेरोन कम किया है, हम उसको दोबारा उत्तेजित कर रहे हैं, तो वो हमारे हार्ट पे, हमारे ब्लड वेसल्स पे, उन पे प्रभाव डालता है, उसमें हमें अटैक की संभावना बढ़ा देगा। नंबर 3,
यह भी देखा गया है कि ऐसे लोगों में जब हम टेस्टोस्टेरोन को ओवर यूज़ करते हैं तो वह कुछ कैंसर तक को जन्म दे सकता है। अच्छा, इतना घातक है। हाँ, एक ब्लड वेसल्स में खून का जमना, वह भी। तो इस तरह के कुछ जो दुष्परिणाम हैं वो सामने आते हैं। महिलाओं में कई बार हमको, क्योंकि पुरुषों में जो मेल हार्मोन का कम होना वो तो 60, 65, 70 पे जाके होता है, महिलाओं में पीरियड्स बंद हुए एकदम से प्रेसिपिटस ड्रॉप होता है। अच्छा। फीमेल हार्मोन यहाँ पे थे और 50 साल प्लस माइनस 5 साल पे जब बंद हुए तो एकदम से वो उसके चौथाई रह गए। अच्छा। तो महिलाओं के शरीर में बहुत तरह के परिवर्तन होते हैं ऐसे में। उसके कारण से फिर बोन्स बहुत तेजी से कमजोर होती हैं। 5 वर्षों के अंदर और 25% तक बोन हमारी महिलाएं उन 5 सालों में खो देती हैं। तो ये बहुत बड़ा लॉस है। तो जिनकी बोन्स ज़्यादा कमज़ोर होती है, जिनको फ्रैक्चर हो गए होते हैं या हो रहे होते हैं या संभावना बहुत अधिक होती है, उनको हम लोग को फीमेल हार्मोन्स देने पड़ते हैं। लेकिन हम फीमेल हार्मोन्स को वो 16 साल की लड़की वाले नहीं देते। हम उनको जेंटल हार्मोन्स, हल्के हार्मोन्स, और जिससे हमारा काम कुछ चल जाए, हम वो हार्मोन्स देते हैं। उनके लेवल उतने हाई नहीं रखते। थेरेपी देते हैं। जब भी हम पुराने समय में उनको थोड़ा स्ट्रॉन्गर हार्मोन्स जब आरंभ हुआ था, आज से 30-35 साल पूर्व इस विधा का, उस समय जो हम हार्मोन्स देते थे उससे लिवर की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड वेसल्स में खून जमने की प्रॉब्लम है और कुछ प्रकार के कैंसर, वह उस वक्त भी देखे गए थे कि संभावना उनकी ज़्यादा होती है। तो हमें हर कार्य को थोड़ा अक्लमंदी से करना चाहिए, वरना हमें और किसी जो मेडिकल स्टोर पे गए कि भैया जब बुखार हो रहा है दवा दे दो, उसमें कोई अंतर नहीं रहा। जाते जाते मैं एक अंतिम सवाल आपसे करूंगा कि आप एक डॉक्टर हैं, आपने मेडिकल की पढ़ाई की होगी, आपने रिसर्च के पेपर देखे होंगे, ये इतने टफ लैंग्वेजेस में होते हैं, मैं चाहता हूँ कि आम लोगों तक ये पहुँचे, तो क्या ये हिंदी में लाने का भी कोई प्लानिंग हो रहा है, या इस पे आप या आपकी संस्था या आपके डॉक्टर्स कुछ काम कर रहे हैं क्या इस पर? ये आपने मेरे बहुत पसंदीदा सवाल पूछा और इसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। इसके 2 एंगल्स हैं। एक तो समाज के लिए जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि हर प्रकार का ज्ञान वह हमारी समाज के लिए उपलब्ध होना चाहिए और समाज में प्रचलित भाषा में होना चाहिए। आज से 125-150 वर्ष पूर्व जब विवेकानंद जी लौट के आए थे बाहर से, तो उनके भाषण संस्कृत में हुआ करते थे और शुद्ध संस्कृत में दिए गए भाषण को समझने वालों की संख्या अच्छी खासी थी। बिल्कुल। आज तो नहीं है। तो आज अगर हम संस्कृत की बात उस तरह से करें तो वो बेईमानी हो जाएगी। उसी प्रकार से हमारी 80% जनता ऐसी है जो अंग्रेजी में एक बहुत अच्छा वो समझ नहीं रखती। बिल्कुल। तो उनके लिए जब हम सारी चीज़ें इंग्लिश में देना चाह रहे हैं तो वह भी बेईमानी हो जाएगी। तो हेल्थ एजुकेशन, पब्लिक एजुकेशन, यह तो अपनी क्षेत्रीय भाषा में, जो कि 50-60% कम से कम भारत की जनता जो जिसको हिंदी कहती है, तो उसमें हिंदी में होने चाहिए और वो है। उसमें बहुत सारा साहित्य उपलब्ध है। अब ये हमारी कमी है कि हम वहाँ तक नहीं पहुँचते, हम व्हाट्सएप पे ही ज्ञान ढूंढते रहते हैं जी। दूसरा हुआ कि ये पब्लिक एजुकेशन के बाद मेडिकल एजुकेशन, तो मेडिकल एजुकेशन की तरफ ये वर्तमान सरकार का बहुत बड़ा ये प्रयास, ये कदम ये चल रहा है कि हम उसको अपनी जो राष्ट्रभाषा में ला सकें, मातृभाषा में ला सकें, अपनी क्षेत्रीय भाषा में ला सकें। और इस दिशा में हम लोग अपने व्यक्तिगत रूप से पिछले 8 वर्षों से बहुत सक्रिय हैं। अच्छा। मेडिकल कंसेप्ट्स इन हिंदी, MCH, इस नाम से हम लोग मेडिकल साहित्य लिखना, अपनी टेक्स्ट बुक्स को हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं, उनको हिंदी में समझा के मौलिक रूप से हिंदी में लिखना। जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसका पूरा भाव समाप्त खत्म हो जाता है और कई बार वो और दुरूह हो जाता है और अर्थ का अनर्थ हो जाता है, अनर्थ भी हो जाता है। तो हम उसको मेडिकल, अपनी बुक्स को, मेडिकल सब्जेक्ट्स को समझा के सरल भाषा में लिखते हैं। उनके वीडियोस हम सरल भाषा में बनाते हैं और सर्टिफिकेट कोर्सेज, यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर्ड, यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड सर्टिफिकेट कोर्सेज वो हम लोग हिंदी में करते हैं। हमारी इस पहल का शुभारंभ माननीय योगी जी के द्वारा हुआ था। अच्छा।
हमारी पुस्तकों का जो विमोचन है, जो हमारी मेडिसिन की सबसे बड़ी संस्था है एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया, हमारी सारी पुस्तकें उनके वार्षिक अधिवेशनों में उनका विमोचन हुआ। और अभी जो अभी हाल में जो लिखी गई पुस्तक है इंसुलिन के ऊपर, उसका हमारे उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने उसका विमोचन किया। वाह, बहुत अच्छी। तो अब तक हम लगभग 50,000 से अधिक डॉक्टर्स को अपने इन सर्टिफिकेट कोर्सेज में ट्रेन कर चुके हैं कि डायबिटीज़ का व्यवहारिक इलाज कैसे किया जाए। जो पुस्तकीय ज्ञान है वो अलग है। हमें साइकिल दी गई, साइकिल में हैंडल, पैडल, गद्दी और स्टैंड और पहिए सबके बारे में विस्तार से पढ़ाया गया, लेकिन साइकिल हमने चलाई कभी नहीं। प्रैक्टिकल जो तो जब तक हम चलाएंगे नहीं तब तक चलाना नहीं सीखेंगे। तो हम लोग अपने सर्टिफिकेट कोर्सेज में हम व्यवहारिक पहलुओं की चर्चा करते हैं, जो कि पूरी पढ़ाई करने के बाद भी व्यक्ति जब आके बैठता है तो उसमें कई बार अपने आप को शून्य तक पाता है, क्योंकि हमारी पढ़ाई आजकल के समय में बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल होती जा रही है, बहुत ज़्यादा। तो यह उस कमी को हम लोग पहचानते हुए उसको पूरा करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं कि सरल सहज हिंदी भाषा में बिना मेडिकल टर्मिनोलॉजीज को बदले हुए, क्योंकि टर्मिनोलॉजी बदल देते हैं तो सब बदल जाता है और वो फिर समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आएगा। मोबाइल को मोबाइल रहने दें, दूरभाष यंत्र ना बनाए। ठीक है, बहुत इस कंसेप्ट के साथ में हम लोग कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब। आज आप, क्योंकि डायबिटीज़ जो है, आप पता ही है कितनी बड़ी बीमारी हो चुकी है लोगों के लिए, और आने वाले टाइम में और कितनी घातक हो सकती है। तो प्रैक्टिकल ज़रूरी है इसको रोकने के लिए, और आप उस पर काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर साहब ने जो चीज़ें बताई हैं वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बताई हैं, और उसको मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं और हम भी जो लोग बैठे हुए हैं सब उसको फॉलो करें, ताकि इस गंभीर बीमारी से बच सकें और देश का जो पैसा बहुत सारा हेल्थ सेक्टर पर बर्बाद होता है वो बच सके, आपका खर्चा कम हो सके बीमारी पे। इसलिए ज़रूरी है कि एक हेल्दी जीवन जीना शुरू कर दें। बहुत शुक्रिया सर आपका, धन्यवाद, आपने समय दिया और इतनी अच्छी बातें बताई। अगर मैं चाहूँगा कि इससे 2, 4, 500, 1000 लोग भी अगर इसको अमल कर लेंगे तो सफल रहेगा, सक्सेस रहेगा हमारा ये। स्टूडियो में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और जनता तक ये बातें अगर पहुँच सकें, केवल एक कहा जाता है कि अच्छी बातें अनेक बार कही जा चुकी, अब उन पर अमल करना शेष है। यदि आप उन पर अमल करते हैं तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। शुभकामनाएं। धन्यवाद।